नई सुबह है और हर सुबह जो है वो बहुत सारी ढेरों ढेर अपॉर्चुनिटीज़ अपने साथ लेकर आती है, ढेरों ढेर नवीद अपने साथ लेकर आती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है वो ज़िंदगी का निज़ाम इतना खूबसूरती से प्लान किया हुआ है कि अगर हम उस निज़ाम को फॉलो करना शुरू कर दें तो शायद हम अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी तलखियों से, बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। क्योंकि हमेशा हर चीज़ जो है कुदरती, हर जो पहलू है वो कुछ ना कुछ हमें सिखाता है। हम अपनी ज़िंदगी से मायूस ना हो, इसलिए हर रात के बाद सुबह आती है और वो सुबह इस चीज़ की निशानदेही करती है कि आपकी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें हो, कितने भी गम के साए हों, कितनी भी जो है वो अंधेरी रात हो, लेकिन हर रात में एक दिन ढल जाना है और फिर जब सुबह का सूरज निकलेगा तो आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा रोशन कर देगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ लेकर आएगा। तो हमेशा से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हर चीज़ में कोशिश करें कि पॉजिटिविटी तलाश करें। हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं कि ज़िंदगी के मामला तल्ख चल रहे हैं तो इसका ये पहलू भी हो सकता है, ये पहलू भी हो सकता है, ये नुकसान हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़िंदगी में कुछ भी नुकसान होगा तो वो क्या होगा? क्या इंसान के अंदर वो कुव्वत मुदाफ़त नहीं है? रब ने आपको इतना ज़्यादा पावरफुल पैदा किया है, बहैसियत इंसान जो है हमारे अंदर कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं शायद ये हमें खुद को भी नहीं पता है। तो इसलिए चीज़ों से मायूस होने की बजाय एक सर्वाइवल स्पिरिट के साथ हमेशा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, हमेशा कोशिश करते रहें, क्योंकि अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा हसीन और भी ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगी और आपकी बहुत सारी मुश्किलात जो है वो आसान हो जाएंगी। इसी के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और वेदर अपडेट से जो है वो भी आपको आगाह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के मौसम की क्या सूरत हाल है ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज़ वेदर की जानब। आज फैसलाबाद के मौसम की बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। साथ ही साथ हमें जो है वो सूरज के साथ बादल भी दिखाई दे रहे हैं। सुबह तो काफ़ी ज़्यादा हसीन, काफ़ी जो है वो हमने देखा कि जब भी फजर के टाइम से जो है वो 7-8 बजे तक का जो टाइम था तब तक काफ़ी ठंडा ठंडा सा मौसम महसूस हो रहा था, लेकिन जैसे ही अभी लोगों की एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, लोग घरों से बाहर आ रहे हैं, सारी बात है कि ट्रैफिक होती है, तो ट्रैफिक की वजह से भी माहौल में जो है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो अभी जो है वो गर्मी की शिद्दत थोड़ी महसूस हो रही है और लेकिन ये सिलसिला जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो हमें सूरज के साथ बादल भी दिखाई देंगे, लेकिन शाम तक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ा भी तो वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। इसी तरह जो है वो पूरा दिन हमें जो है वो हवाओं का भी जो है वो झोंके महसूस होते हुए दिखाई देंगे। तो मौसम जितना ज़्यादा सुहाना रहता है उतना ही ज़्यादा जो है एक्टिविटी और मामूलाती ज़िंदगी भी बेहतर रहते हैं और आपने जो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, पानी का इस्तेमाल करना है। घर से बाहर निकलते हैं तो खुद को कवर करके निकलें। जितने भी मर्द हजरात हैं या बच्चे हैं जब भी वो बाइक्स पे कहीं सफ़र करते हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल करें। एक तो ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी आप करेंगे, साथ ही साथ जो है आप डायरेक्ट धूप की शुआओं से बच सकेंगे, क्योंकि धूप की डायरेक्ट जैसे ही रेज आप पे पड़ती हैं तो उसे हीट स्ट्रोक का जो है वो भी खदशा बढ़ जाता है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और जो है बस अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को जो है वो बड़ा ही खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम आपके मसाइल को डिस्कस करें ताकि उन मसाइल का हल हो, हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ आएँ और इर्द गिर्द जितनी भी परेशानियाँ हैं उनको हम थोड़ा कम कर सकें। आज का जो मौजू है, आज के प्रोग्राम का मौजू जो है वो शायद आज से कुछ टाइम पहले चले जाएँ तो हर किसी को होता था कि अगर उसके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम है या कोई सेविंग है तो उसे कहीं पे इन्वेस्ट कर दे, कहीं पे कोई जगह ले ले या छोटा मोटा घर ले ले और उसे रेंट आउट कर दे। चलो ज़िंदगी का एक सर्कल है, एक निज़ाम अच्छे से चल जाता है। लेकिन प्रॉपर्टी के हमने देखा कि हर गुजरते हुए दिन के साथ अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, फिर रेट तो बढ़े ही हैं, उस पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर हम फाइलर और नॉन फाइलर की बात करें तो मौजूदा सूरत हाल में जो नॉन फाइलर है उसे 11% टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ रहा है और जो फाइलर है उसे 5% जो है वो टैक्स पे करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम और गुजरेगा और जून में जैसे बजट आएगा तो ये भी तवक्को की जा रही है, ये भी उम्मीद की जा रही है कि इन टैक्सेस में जो है वो इजाफा हो जाएगा। प्रॉपर्टी की बढ़ती हुई कीमतें, प्रॉपर्टी के बढ़ते हुए टैक्सेस किस तरह से आम शहरी की ज़िंदगी को और प्रॉपर्टी डीलर्स को कितना ज़्यादा मुतासिर कर रहे हैं, क्या मसाइल हैं प्रॉपर्टी की मार्केट के हवाले से, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट और एडवोकेट तनवीर हुसैन तारड़ और उन्हीं के साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप दोनों? खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। नया दिन, नई सुबह तो शुरू हो गई है, लेकिन हम देखते हैं कि दिन गुजरते जाते हैं, हफ्ते गुजरते जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के शहरियों के जो मसाइल हैं वो यूं के तू हैं। प्रॉपर्टी मार्केट का भी कुछ यही हाल है कि प्रॉपर्टी की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं और अब तो जो टैक्सेस है उसकी भी भरमार होती जा रही है। तो क्या प्रॉपर्टी के हवाले से तारड़ साहब क्या मसाइल हैं?
जी, मसाइल तो अभी जो जैसे आपने कहा कि मसाइल के अंबार जो हैं वो हैं। वैसे तो जैसे आपने शुरू में भी कहा कि पहले को थोड़ी बहुत अगर किसी के पास कोई सेविंग होती थी तो लोगों की कोशिश होती थी कि हल्का फुल्का जो है वो ज़रा छोटा मोटा अगर कोई 2 मरले 2.5 मरले 3 मरले की जगह जो है वो आसानी से जो है अगर मिल जाए तो वो बंदा सेविंग में वो कर ले। चलो कम से कम जब बच्चे बड़े होंगे किसी के एजुकेशन के लिए, बच्चों की शादी के लिए अगर इस्तेमाल में नहीं भी आएगी तो उसमें हम सेल करके तो अपना जो है वो टाइम अच्छे से गुजार लेंगे। लेकिन अब जो मौजूदा सिनेरियो है इसमें रेट्स प्रॉपर्टी के इस तरह वो बढ़े हैं कि एक तो आम बंदे की पहुंच से वैसे ही प्रॉपर्टी वो दूर हो गई है। दूसरा उसमें अगर कोई बेचारा इसके ये ज़ेन करता भी है, अगर किसी के पास थोड़े बहुत पैसे हैं भी तो वो बचत के हवाले से जो उसको प्रॉपर्टी को ख़रीदता है उस पर टैक्सेस ही गवर्नमेंट के इतने ज़्यादा हैं कि जब उसने वो प्रॉपर्टी ख़रीदने जाना है उस वक़्त जो है वो नॉन फाइलर जो है वो 11% पे कर रहा है और जो फाइलर है वो 5% पे वो जा रहा है। और प्रॉपर्टी के जो अब पहले डीसीओ रेट्स वगैरह होते थे वो वैल्यूएशन उसकी इस तरह होती थी कि जो मौजूदा रेट्स होते थे उसको कंसिडर किया जाता था। अब जो है ये पता नहीं गवर्नमेंट कहाँ से रेट्स ले रही है, जो 2 लाख की जगह है वो उस पर टैक्स जो है वो 4 लाख के हिसाब से वो जो है कैलकुलेट हो रहा है। तो इस वजह से इस तरह के जो मसाइल हैं उससे एक तो प्रॉपर्टी का जो बिजनेस था उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है और एक गरीब आदमी जो है उसकी भी पहुंच से जो है ये बहुत दूर चली गई। बिल्कुल इसी तरह से अब्दुर्रहमान, अगर जैसे कि तारिर साहब ने बात की है कि पता नहीं रेट्स कहाँ से आते हैं, तो ये जब रेट्स की या कीमतों का तयन किया जाता है तो क्या चीज़, क्या पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट माइंड में रखते हुए करती है और शहरियों को फिर कितना मुश्किल हो जाता है इस तरह से, क्योंकि सेविंग करना और जिस तरह के हालात चल रहे हैं आजकल तो गुजर बसर इतना मुश्किल हो गया है, तो प्रॉपर्टी खरीदना तो वाकई आम शहरी के लिए, आम इंसान के लिए ख्वाब होकर रह गया है। देखिए जीनत, ये तनवीर हुसैन तारर साहब तो मतलब एडवोकेसी भी करते हैं इसी मौजू पर, इसके अलावा अपना भी इनका प्रॉपर्टी का यही काम, तो ये समझते हैं चीज़ों को, मतलब क्या रेट है ये वो। जब डिप्टी कमिश्नर या FBR वाले मिलके वैल्यूएशन करते हैं तो फिर वो चीज़ों को समझ नहीं रहे होते, वो देखते हैं कि उनको कितना हुकूमत ने टारगेट दिया है वो उस हिसाब से फिर चीज़ें फिक्स कर देते हैं। स्पेशली ये FBR वाले ना, रेवेन्यू जब रेट फिक्स करता था जिसको हम DC रेट कहते थे वो फिर भी माकूल होते थे, लेकिन जब से FBR रेट इम्प्लीमेंट हुए हैं तो ये तो बिल्कुल ही समझ लें कि ये ओवर वैल्यू की जाती है जगह ना। कई इलाकों में अगर जगह रूटीन में 5 मरले रेट चल रहा है तो इन्होंने मेन रोड पे, क्योंकि कुछ ज़्यादा होता है तो वो मेन रोड वाला ही सारों को लगा दिया। उसका ये नतीजा निकलता है कि वो जो बैक साइड पे जगह होती है, गली मोहल्लों में होती है, उसकी कीमत गिर गई। तो ये कारोबार एक तरह से जो है वो ठप हो गया। बजाय इसके कि हुकूमत के पास ज़्यादा फीस आती, लोग या तो अब रजिस्ट्री नहीं करवाते, स्टाम्प पे बेचना शुरू हो गए हैं, या फिर जो है वो उनकी जगह की कीमत गिर गई है। तो ये पॉलिसी बनाते वक्त अगर कंसल्ट किया जाए एक्सपर्ट्स के साथ तो उसमें जो है वो अच्छी चीज़ें निकल सकती हैं। अभी एक चलता फुलता कारोबार जो है वो उन्होंने डैमेज किया, तबाह किया, फिर ऊपर से जो है वो टैक्सेस की भरमार। 2-3 साल पीछे चले जाएं तो इस शोबे से बहुत ज़्यादा जो है वो टैक्स आता था। ये अभी मई चल रहा है तो मई जून में रजिस्ट्रियों की इतनी ज़्यादा लाइनें लगी होती थी, ये 2021-22 तक की, कि कचहरियों में रजिस्ट्रियों के अलावा इन दिनों में कोई भी काम नहीं होता था और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी हुई हैं, जो लाइनों में लगे हैं। किसी ने तस्वीरें बना दी हैं, कोई रजिस्ट्री के कोई काम करवा रहा है, कोई फर्द ले रहा है। अभी आप देखें तो वीराने छाए हुए हैं। ये आखिरी महीने है क्योंकि इसके बाद जो है वो जून के बाद नया टैक्स इम्प्लीमेंट किया जाता है। बजट आता है तो 1 जुलाई से जो टैक्स है वो कम से कम 10 से 20% बढ़ जाता है। 10% पहले बढ़ता था, फिर इन्होंने 50% भी बढ़ाया, तो अभी भी 10-20% भी बढ़ जाए तो अच्छा खासा टैक्स लगाया हुआ है यहाँ पर। कुछ साल पहले जो है वो जो जगह 5 साल से आपके पास होती थी उस पर कुछ टैक्सेस माफ होते थे, फिर जो लेने वाला देने वाला उसकी टैक्सेस की रेशो कम थी। अब सारी रेशो बराबर की गई हैं, फाइलर नॉन फाइलर का थोड़ा फ़र्क है, बाकी चाहे वो प्लाट 30 साल से पड़ा हुआ है उस पर टैक्स लगेगा। तो इस तरह से अब जो टैक्सेस की बहुतात की गई है उसकी वजह से खासा जो काम है वो मुतासर हुआ है कि लोगों का जो रोज़गार इसमें लगा हुआ था वो डैमेज हुआ है। प्रॉपर्टी का जो काम जो इसकी जिसकी हम कहते थे कि जो सेल परचेज रोज़ाना की बुनियाद पर होती है, तो वो सारी की सारी डैमेज हुई है। नई हाउसिंग कॉलोनीज़ का काम काफ़ी हद तक जो है वो डैमेज हुआ है। तो मजबूरी तौर पर फिर जो ओवरसीज़ का पैसा इसमें इन्वॉल्व होता था
वो जो सियासी हालात बने हैं वो चीज़ ने पैसा भी खींच लिया। बिल्कुल ऐसे तो मजमूई तौर पर 2-3 सालों में सबसे बदतरीन सूरत हाल इन दिनों में प्रॉपर्टी की बनी हुई है। क्योंकि पहले प्रॉपर्टी के बिजनेस को बड़ा ही एक जो है ना वो समझा चाहता था कि अगर किसी के पास एक्स्ट्रा पैसे भी हैं तो वो चाहता था कि प्रॉपर्टी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे। तो अब इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी आप बताएं कि लोगों की कितनी तादाद रह गई है इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिहाज से, क्योंकि अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। जी मेरे ख्याल में अभी जो बिजनेस के हवाले से जो है वो तो बिल्कुल ही जो है ये ठप हो गया, क्योंकि अभी तो सिर्फ ज़रूरत के तहत ही अगर किसी को घर बनाने के लिए जो है जैसे जैसे फैमिली मेंबर्स बढ़ते हैं तो कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो ज़रूर खरीद रहा होगा। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है ना इसमें कोई काम नहीं हो रहा, और उसकी बेसिक वजह यही है, एक तो कुछ बैंक रेट्स जो हैं वो भी काफ़ी जो है वो बढ़े हुए हैं, और प्रॉपर्टी को मैं समझता हूँ कि प्री प्लान जो है ना इसको वो डैमेज किया गया है, क्योंकि जितने ज़्यादा टैक्सेस अब्दुलरहमान भाई भी बता रहे थे कि वो लग गए हैं। एफबीआर का एक अपना ही फार्मूला है, पहले डीसी रेट्स वाले जो थे वो इसी तरह जो है पटवारी से या इस तरह के लोकल जो है काम करने वाले और एरियाज़ में जाके उसकी वैल्यूएशन के मुतल्लिक जो है ना वो डिस्कशन करते थे और उसके बाद रेट्स जो है वो अनाउंस करते थे। लेकिन एफबीआर जो है ये तो किसी से वो जो है खलाई मखलूक वाला ही इनका सिस्टम बना हुआ, तो ये अपने ही रेट्स वो दे रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट मैं नहीं समझता कि अभी कोई भी बंदा जो है कारोबार करने वाला जिसने को इसमें से कुछ ये समझता हो कि मुझे इसमें से कुछ बचत हो जाएगी तो वो अभी प्रॉपर्टी में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी जो टैक्सेस का वो मामला है, पहले गेन टैक्स जो लगता था एफबीआर का वो था कि 5 साल से पुरानी अगर किसी की प्रॉपर्टी है तो उस पर नहीं लगता था। अच्छा। और अब जो है अब तो अगर आपको वरासत आई है वालिदैन की तरफ से तो उस पर भी आपने जो है वो टैक्स जो है ना वो टैक्स देना है। बिल्कुल ठीक। तो इस वजह से जो है टैक्स नेट इतना बढ़ाने की वजह से ये बिजनेस जो है बिल्कुल ठप हुआ पड़ा। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने टैक्सेस के हवाले से बात की है, मैं यहाँ पे ये भी चाहूंगी कि देखने वालों के लिए आप आसानी पैदा करें कि जो हमारी खाली प्लॉट्स हैं, हमारी प्रॉपर्टी लेकर आबाओ अजदाद या हम किसी टाइम पे सोचते थे कि रख के जो है ना वो किसी टाइम पे जो है इसे इस्तेमाल कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे, तो क्या खाली प्लॉट्स पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा? और इससे पहले क्योंकि अगर थोड़ा सा हम देखें तो शायद वो 5 मरला या 5 मरला से ज्यादा पर था, तो अभी भी क्या यही पॉलिसी है या इसमें थोड़ी सी चेंजेस आए हैं? कि वो जो हमारा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो पहले जो है ये जो प्रॉपर्टी एक्सेस होती थी जो किसी ने रेंट पे दी हुई है या जो मकान वगैरह होते थे उस पर जो है 5 मरला से अबव जो है उस पर टैक्सेस वो करती थी। तो अब उन्होंने भी जो है बहती गंगा में हाथ धोए हैं, वो कह रहे हैं कि जो खाली प्रॉपर्टी भी जो अगर आपकी किसी का भी वो है 5 मरला है या उससे भी कम जगह है, भले 1 मरला क्यों ना हो, उस पर भी उसने जो है ना वो एक्साइज का टैक्स देना है। बिल्कुल ठीक है। मतलब कि अब जो है अब्दुलरहमान अगर आपके पास जो है 1 मरला भी है तो आप टैक्स पेयर होने चाहिए, और अगर आपके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है तो भी आप टैक्स लेना चाहिए। तो ये पूरा जो सिलसिला है प्रॉपर्टी का हवाले से, क्योंकि लोगों के लिए एक बड़ा एक जो है सिक्योर जो है वो सोर्स होता था कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें और टाइम आने पे जो है उसे यूटिलाइज कर दें, लेकिन अब रेट्स इतने ज्यादा बढ़ गए कि ख्वाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और बढ़ती हुई प्रॉपर्टी के रेट्स से जो है वो प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले भी जो है वो परेशान हैं और शहरी भी परेशान हैं, जो कभी ना कभी ये सोचते थे कि कुछ सेविंग करेंगे, कुछ जमा पूंजी होगी तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देंगे तो आने वाले टाइम के लिए जो है वो एक सिक्योर जो है सोर्स उनके पास होगा, ताकि अगर कभी भी जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव आते हैं तो वो उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकें। लेकिन अब्दुलरहमान, अब जितनी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए हैं, फिर उस पर जितने टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि अभी जून में बजट आएगा और भी ज्यादा रेट्स बढ़ जाएंगे, तो इससे रेवेन्यू तो गवर्नमेंट को अच्छा खासा जो है वो जनरेट हो जाएगा। अगर हम टैक्स नेट में तादाद बढ़ जाती है, जैसे कि अभी हमने पहले भी मेंशन किया कि खाली प्लॉट्स जो है उस पर भी अब लोगों को टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। इससे हुकूमत तो रेवेन्यू जनरेट कर लेगी, लेकिन आम शहरियों के लिए, प्रॉपर्टी का कारोबार करने वालों के लिए जो मसाइल हैं वो भी उसी तरह से बढ़ जाएंगे। हसीना, देखिए तारड़ साहब ने यही निशानदेही की है कि जानबूझकर इस कारोबार को जो है वो डैमेज किया जा रहा है ताकि दूसरे कारोबारों में पैसा लगवाया जाए। तो ये हर हुकूमत की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। पीटीआई ने प्रॉपर्टी में पैसा लगवाया था, लोगों को हाउसिंग के लिए जो है वो सस्ते कर्जे दिए थे, जिस वजह से काम ऊपर चला गया। इस हुकूमत ने जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, हाउसिंग पे कर्जों का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो वो ये काम जो है वो नीचे ठप हो गया। तो ये हर हुकूमत की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। तो इनकी स्ट्रेटजी ये समझ नहीं आ रही कि प्रॉपर्टी को डैमेज करके किस काम को जो है वो ऊपर उठाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक
इन्होंने किसी भी शोबे को रिलीफ नहीं दिया। टेक्सटाइल भी मुतासरीन में शामिल है, पावर लूम्स भी बंद हो रही हैं, एनर्जी क्राइसिस भी जो है वो बदतरीन सतह पे चला गया। तो अभी ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि हर घर को, फैसलाबाद में जितने भी घर हैं टोटल, उन तमाम को जो है वो एक्साइज का टैक्स लगेगा। तो ये तो प्रॉपर्टी से हट के होगा ना। प्रॉपर्टी का टैक्स हम उसे कहते हैं कि जो कोई रजिस्ट्री करवाता है उस टाइम पे जो लगता है उसको, ये तो साल का होगा, हर साल लगेगा ना एक्साइज का टैक्स। ये तो जब तक वो घर मौजूद है, क्या टैक्स नेट में आ गया तो फिर लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले ये था कि ये 5 मरले या उससे ज़्यादा के घरों को लगता था। फिर जो ए कैटेगरीज के इलाके थे वहाँ पर लगाना शुरू हुआ। तो अब तो हर गली मोहल्ले में हर एक को नोटिस भेजा जाएगा और जो टैक्स नहीं देगा उसकी सीलिंग होगी। तो ये आने वाले दिनों में बड़े लड़ाई झगड़े भी सामने आएंगे। असल में ये महकमों का कसूर नहीं होता, उस पर ऊपर हुकूमत कह रही होती है। जिस महकमे का 1 अरब रुपये का जो है वो टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा होता है, उनको 2 अरब रुपये का टारगेट दे दिया जाता है। फिर जब वो डायरेक्टर्स की या सेक्रेटरीज की नौकरियां दाव पे लगती हैं तो फिर वो कहते हैं कि वहाँ पे और बोझ डाल दें। तो ये हुकूमत ही होती है जो पीछे से बैठ कर करवा रही होती है। अभी पंजाब हुकूमत या फेडरल हुकूमत, जैसे गंदम के काश्तकारों को ख्वार किया जा रहा है, तो ये हुकूमती पॉलिसीज़ होती है जिनकी वजह से आवाम को रिलीफ मिलना होता है। और ये हुकूमती पॉलिसीज़ ही होती है जिनकी वजह से आवाम को खारी का सामना करना पड़ता है। और फिर जो आवाम इलेक्शंस में जो है उनको बता देते हैं। अभी नई हुकूमत आई है, लोगों की नई तवक्कुआत हैं, लोगों को अंदाजे थे कि थोड़े टैक्स लगेंगे, थोड़ा कारोबार बेहतर होगा। बदकिस्मती ये है कि अभी तक जो भी सूरत हाल आई है उसमें टैक्स नेट तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सहूलियत मुहैया करनी या सब्सिडीज़ या प्लान या स्ट्रेटजीज़ के जिसमें आम पब्लिक को फ़ायदा हो, कोई स्टूडेंट्स को फ़ायदा या गरीबों को फ़ायदा, बिजली की मद में, एनर्जी की मद में, प्रॉपर्टी की मद में, कारोबार की मद में, किसी भी शोबे में अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि जिसमें कोई फ़ायदा दिया जा रहा है। फ्यूल है वो बढ़ाया जा रहा है, टैक्सेस है वो बढ़ाए जा रहे हैं, बिजली वो बढ़ाई जा रही है। तो हर चीज़ फ़िलहाल जो है वो आसमान की जानिब जाती दिखाई दे रही है। नीचे वापसी का कोई रास्ता नहीं है, चाहे वो शय खुद नोश है, चाहे वो कोई भी किसी भी किस्म का जो काम है। गाड़ियों की कीमतें लगा लें, थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं कि 15 लाख अगर एक गाड़ी की कीमत बढ़ी है तो वो 1-2 लाख कम होने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सारी सूरत हाल है। वो अलहदा रो रहे हैं कि टैक्सेस बहुत हो गए थे, मोबाइल्स की कीमतें अलहदा बढ़ी हुई हैं। ये इन दिनों में जो थोड़ी थोड़ी कम हो रही हैं, ये समझ लें कि जो कीमतें बढ़ी हैं उनका 5% भी नहीं है। जो ड्रामा किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, टिकटॉक्स पे, कि शायद इससे कोई बहुत बड़ी तब्दीली आई है, तो ये महंगाई की वही शरह है। क्योंकि देखें, जब इन्होंने अभी मॉनिटरी पॉलिसी हुई, इजलास हुआ, तो उसमें ये इंटरेस्ट रेट कम करना चाहते थे कि महंगाई कम हुई है तो इंटरेस्ट रेट भी कम किया जाए। ताहम जो IMF है, इनकी जो इन्फ्लेशन रेट इन्होंने शो किया है, IMF उससे सेटिस्फाइड नहीं था। उनका ये मानना था कि ये महंगाई कम नहीं हुई, जानबूझकर अदादोशुमार के ज़रिए की है। जैसे इसकी मिसाल ले लें कि जो लो प्राइस या जो लो क्वालिटी चावल है उसका रेट मेंशन किया हाई क्वालिटी में ना, इस तरह से जो मैनिपुलेट की हैं चीज़ें ना, फिर शो किया। लो क्वालिटी घी की कीमतें जो है वो ज़्यादा सामने लाए हैं, हाई क्वालिटी घी का नहीं लिखा। तो ये दर्जा दोम की चीज़ों से महंगाई इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की है या कम करने की कोशिश की है, जिस पर इतराज़ आया। और देखें आपके ये जो है वो इंटरेस्ट रेट अभी भी उसी 22 पे कायम है। तो जो साथ में बैंक फ़ीस मिला के ये 25% पे हो जाता है। तो ये सारे कारोबार तबाह किए जा रहा है। लोगों को अब जो है वो लोन नहीं मिल रहा बैंकों से, ना वो लेना चाहते हैं, सारा का सारा हुकूमत खुद ले रही है। और इतना जब बोझ आ जाएगा प्रॉपर्टी के कारोबार पर, प्रॉपर्टी का कारोबार इतना डैमेज हो जाएगा, तो फिर जिन लोगों ने पहले से इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उनका फिर कौन पुरसाने हाल है। गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है और क्या कोई रिलीफ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा कि आने वाले दिनों में, चलो अभी थोड़ी सी तंगी है तो आने वाले दिनों में कुछ खुशहाली दिखाई देगी? ये तो अभी किसी चीज़ में भी जो है गवर्नमेंट तो किसी को फेवर कर ही नहीं रही ना। पहले भी नहीं करती थी, अब भी नहीं कर रही। वो बेचारे जो हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए लिए थे वो परेशान है। जिसने जो है वो 10 लाख मरला के हिसाब से कुछ जगह पर परचेज़ की है, उसकी अब जो मार्केट वैल्यू है या जो है सेल परचेज उसकी 5-6 लाख पे चली गई है। तो उसको समझ लें कि 50% जो है वो उसमें लॉस हो रहा है। तो लोग इस हवाले से बड़े परेशान हैं। वो नहीं है कोई भी मार्केट में काम ना होने की वजह से, ये टैक्स नेट बढ़ने की वजह से सारा जो काम है प्रॉपर्टी का वो बिल्कुल ठप्प है।
कोई ऐसा तो नहीं आपके जानने वालों में आपके पास आया जिसको आपने मशवरा किसी अच्छे टाइम पे दिया होगा प्रॉपर्टी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर लो और अब आके आपके सर पे पड़ गए हो कि ये आपने तारिर साहब क्या मशवरा दिया, ये तो मैं उल्टा फंस गया हूँ? जी बिल्कुल, आजकल तो हम इसके बड़े जो हैं वो, क्योंकि हम पहले जिसको भी वो मशवरा देते थे कोई कहता था कि हमने थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हर दोस्त को, अजीज को यही मशवरा देते थे कि आप जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। इसमें जो है कि एक तो ये सेफ साइड है और दूसरा जो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपकी वैल्यूएशन जो है वो अप होगी, डाउन नहीं होगी। लेकिन वो वाकई आपकी बात की तरह अब तो लोग जो है ना वो कहते हैं कि आप लोगों ने हमें जो है ना गलत रास्ते पे लगाया, हमारी जो असल जो अमाउंट है वो भी जो है वो खतरे में है, वो भी डूब गई है। क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि जितने, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि जितना रेट होता है लैंड का उससे ज़्यादा तो आपको टैक्स पे करने पड़ जाते हैं, तो उल्टा लोगों को जो है वो फ़ायदे की बजाय नुकसान हो रहा है। हम इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं है कि लोग टैक्स ना पे करें, हम चाहते हैं कि लोग टैक्स पे करें ताकि जो है वो रेवेन्यू एक अच्छा जनरेट हो, लेकिन उसमें आवाम का रिलीफ हमें दिखाई नहीं दे रहा। और अब तो वैसे भी लोगों के जिस तरह के हालात उनके पास, अगर मेरा ख्याल है कि थोड़ी बहुत कोई सेविंग थी तो वो भी वो बेचने पर मजबूर हो गए हैं। हालात इसी तरह से चलते रहेंगे, टैक्स बढ़ते रहेंगे, प्रॉपर्टी के रेट या किसी भी शोबे में रेट्स बढ़ते रहेंगे, तो फिर पाकिस्तान आने वाले टाइम में कहाँ खड़ा है? देखिए ये बड़ा खूबसूरत सवाल है क्या, ये तारड़ साहब ने भी निशानदेही की कि अब तो लोग जो है वो समझते हैं कि जो उनकी यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट थी वो अंडर वैल्यू हो गई। इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि 2022 में अगर किसी के पास 10 लाख की इन्वेस्टमेंट थी तो तब डॉलर था 160-70 रुपये के करीब। अब वही 10 लाख जो उसका बेसिकली वो प्रॉपर्टी तो कम हुई है बजाय ऊपर जाने के, हम फर्ज करते हैं कि वो प्लाट 10 लाख का ही है जी। तो वो एक्चुअली जो 10 लाख है उसकी मार्केट वैल्यू या वो रुपयों में अंडर वैल्यू चला गया, क्योंकि आज जो डॉलर है वो 270-75 रुपये का, तो ये कम से कम वो 100 रुपया फी डॉलर के हिसाब से नीचे आया। तो जो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम 20 से 25% तक कम हुई है, क्योंकि उसका बहरहाल नुकसान हुआ है कि उसकी असल अमाउंट भी नीचे चली गई। अगर वो इसकी बजाय पैसे बैंक में रखता तो उसको इंटरेस्ट की मद में अच्छा खासा पैसा आ जाता और 2 साल में तो वो 50% तक जो है वो पैसे बैंक से वसूल कर चुका होता, या किसी भी और कारोबार में इन्वेस्टमेंट करता तो शायद वो उसकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट ही वापस आ चुकी होती। तो ये जो जिन्होंने 2-3 साल 4 साल पहले प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और उसके बाद वो इस क्राइसिस के शिकार हो गए हैं, तो उनकी तो अमाउंट जो है वो पूरी की पूरी मिलना भी नामुमकिन हो गई है, और पूरी मिल भी जाए तो मार्केट के हिसाब से यहीं से कंटिन्यू करूंगी। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रॉपर्टी के बढ़ते हुए रेट से जो है वो तमाम लोग परेशान हैं, ना सिर्फ जो इन्वेस्टर्स हैं, ना सिर्फ जो प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले हैं, साथ ही साथ वो शहरी जिन्होंने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं, छोटा मोटा जो है वो कहीं ना कहीं प्लॉट खरीदा था, लेकिन अब जितनी उस प्लॉट की कीमत है उससे कहीं गुना ज़्यादा जो है उन्हें टैक्स उस पर पे करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत परेशानी की बात तो उन लोगों के लिए है। क्योंकि हम देखते हैं हमारे सोर्स ऑफ इनकम भी जो है वो बड़े कम हो गए हैं, हमारे पास जो है अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, वो टैक्सेस की मद में हो, सेल परचेज या किसी भी तरह की सूरत हाल में हो, तो हमारे जो है वो अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो इनकम है वो जूं की तूं है, बल्कि वो इतनी कम हो गई कि कहते हैं कि हाथ में मुट्ठी में रेत के बराबर जो है वो इनकम है, जो ऐसा ऐसा वो भी खिसक जाती है और एंड मंथ तक जो है वो कुछ भी नहीं बचता है हाथ में। तो ये बड़े सारे मसाइल हैं, लेकिन अगर इतना ज़्यादा जो है वो टैक्स पे करना पड़ रहा है, इतने सारे इश्यूज को फेस करना पड़ रहा है, तो इसके इवज़ क्या कोई राइट्स हैं जो कि प्रॉपर्टी मालिकान के पास हैं, या किस तरह की जो है हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं? इसी हवाले से तारिर साहब आप बताइएगा कि क्या कोई इसके इवज़ कोई राइट्स भी लोगों को मिल रहे हैं कि उनको लगे कि यहाँ पे हमें तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, तो ये जो टैक्स देने का सिलसिला है ये बेहतर है, चलो हमारे हक में कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा है, मुश्किल तो है। ये राइट्स तो ये मिल रहे हैं कि मैं जो है मेरी लोकल यूनियन काउंसिल का मैं चेयरमैन भी रहा हूँ पिछले, उसमें वो पब्लिक से भी थोड़ा बहुत वो रब्ता वो हमारा है। तो पिछले दिनों में रमज़ान में वापडा ने एक स्कीम शुरू की हुई थी कि जो भी अगर एक घर में मीटर लगाया हुआ है तो उनके पता नहीं कहाँ से वो आ गए हैं, उनके वो बिल्स का वो क्या मामला बना हुआ है, और ख़ास तौर पर जो नई डेवलप हुए हैं वो जो एरिया हैं, अगर किसी ने किसी को वो तार लगा के दी हुई है तो वो नया मीटर लगाना दूर की बात, वो पिछले मीटर भी जो है वो गवर्नमेंट उतार के ले गई है। अच्छा। फैसिलिटेट तो जो है वो लोगों को इतना ज़्यादा किया जा रहा है उसमें तो बाकी ये है कि इसमें जैसे आप वो कह रहे थे कि टैक्स नेट में आके टैक्स बढ़ाने से टैक्स बढ़ेगा, मैं समझता हूँ वो बढ़ा नहीं है, मजीद उसमें जो है वो कमी वो आई है। एक तो चोर रास्ता जो है वो खुल गया
कोई भी बंदा जो है प्रॉपर पूरा टैक्स जमा नहीं करवा रहा तो दूसरा काम तो वैसे ही ठप हो गया। एक तो वो लॉस हुआ और दूसरा जो टैक्स जमा नहीं हो रहा वो भी लॉस के जुमरे में आ रहा है। तो वो टैक्सेस रेट्स तो ज़रूर बढ़े हैं लेकिन टैक्स की जो आमदनी है गवर्नमेंट की मैं समझता हूँ वो पहले से वैसे ही 50% जो है हो रह गई है। बिल्कुल ठीक है। और किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से उसे टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर शहरी है या जो भी जिसके भी प्रॉपर्टी ऑनर है वो चेक करना चाहे कि उसके टैक्स उसकी प्रॉपर्टी पे कितना टैक्स आता है तो क्या इस तरह से ऑनलाइन हमें चेक करने की कोई सहूलत है? कोई जो है गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट्स बनी है जहाँ पे पूरी टैक्स के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद हो और लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाए कि वहाँ पे जाके वो तमाम जितने भी कानून और ज़वाबित है उनको देख सकें? जी बिल्कुल, ये आजकल अवेलेबल हैं ऑनलाइन जो है वो सारे। अभी तो जो टैक्स नेट है और DCO रेट्स के हवाले से भी जो है वो इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली वो मौजूद है इंटरनेट पे, अगर कोई चेक करना चाहे तो देख सकता है। और वो वेबसाइट क्या है? कोई स्पेसिफिकली वेबसाइट्स हैं? वेबसाइट तो वो मुझे नहीं उसका लेकिन ऑनलाइन जो है वो सहूलत मौजूद है। तो लोगों के लिए तो अब्दुर्रहमान इस लिहाज से तो चलो आसानी है कि उनको वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन जैसे कि तारिक साहब ने बताया कि तहफ़्फ़ुज़ात कोई नहीं दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस सूरत हाल में गवर्नमेंट को क्या क्या किरदार होना चाहिए था ताकि लोगों के लिए वो ज़्यादा आसानी पैदा कर सकते हैं? उनको एटलीस्ट कोई ना कोई उनके राइट्स या तहफ़्फ़ुज़ात मिलने चाहिए प्रॉपर्टी के हवाले से ताकि जो है वो मसाइल लोगों के मज़ीद नहीं बढ़ें। देखिए जी, तारिक साहब ने तो बड़े नरम अल्फाज में जो है वो कहा है, लेकिन मसला ये है कि जो रजिस्ट्री है या रेवेन्यू का जो काम है उस पर लिखा होता है कि मुश्तरी होशियारबाज। ये महकमा माल जितना करप्ट महकमा है इतना कोई भी महकमा करप्ट नहीं है। यहाँ पर कोई भी जो काम जाता है तो उस पर कोई किसी को गाइड नहीं किया जाता, वो सारा कुछ उसने करना है जिसने लेनी है। ये उसका सरदर्द है, वो कैसे करता है, पैसे लगाता है, वो कई कई दिन उधर अपने ज़ाया करता है, तो फिर उसके बाद जाके जो उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी होती है और फिर उसको जाके उसने कब्ज़ा भी खुद ही लेना है, सारा कुछ काम भी खुद ही करना पड़ता है। और बाज़ औक़ात तो स्टेट लैंड उसकी बाकायदा रजिस्ट्री हुई होती है, उसकी फ़र्द मिल चुकी होती है और वो बेच दी जाती है और अगले को ये नहीं पता होता कि ये स्टेट लैंड पे बड़े फेस करने पड़ते हैं ना लोगों को। ये सारा कुछ उस लेने वाले पे, अगर स्टेट लैंड है आपने ले ली है, पैसे दे दिए और उसके बाद कोई जाता है कि ये स्टेट लैंड है और वो कब्जा ख़त्म हो जाता है, रजिस्ट्री खत्म हो जाती है, इंतकाल खत्म हो जाता है, तो वो सारे पैसे जो है वो हवा में वो वहाँ पे चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि महकमा माल जो है वो लोगों की गाइडेंस नहीं करता, लोगों को बिल्कुल भी कोई किसी भी तरीके से गाइड नहीं किया जाता कि इस पर ये मसला है। सौदा हो जाता है और उसके बाद पता चलता है कि इस पर जो है वो स्टे है, पता चलता है कि ये सारी की सारी जो कॉलोनी है ये किसी वजह से ब्लॉक की हुई है और एक घर की वजह से पूरी कॉलोनी ब्लॉक कर दी जाती है। फिर जब सिफारिश जाती है फिर जो है वो घर खोल देते हैं। इसमें FDA रेलिवेंट होता है, इसमें जो है वो महकमा माल रेलिवेंट होता है, जो मिलके जो है वो लोगों का फ़ोन चूसते हैं। इसी तरह से कभी जो है वो कोई प्लान चेंज कर दिया जाता है। अभी यहाँ पर ई रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है, तो ई रजिस्ट्री की आड़ में उन्होंने पुराने जितने भी इंतकाल थे वो सारे के सारे मनसूख कर दिए कि वो दोबारा डिप्टी कमिश्नर के पास एप्लीकेशन जाएगी, फिर वो इंतकाल मंजूर होगा। तो ना डिप्टी कमिश्नर मिले, ना उसके पास एप्लीकेशन जाए और ना इंतकाल मंजूर हो। अगर कोई बंदा जो है वो पैसे दे देता है उधर तो उसके सारे काम जो है वो उधर ही हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे ये बड़ा मसला है कि मेरिट पे कुछ नहीं होता, सारा कुछ महकमा माल में जो रजिस्ट्री के मुतल्लिक़ तमाम तर काम है वो सारे के सारे पैसे के जरिए होते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है वो एक अलमिया की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट से रेलिवेंट हो तो अगर किसी की जेब गर्म है या किसी की मुट्ठी गर्म है तो वहाँ पे काम आसान हो जाता है और दूसरे के लिए बड़ी जो है ना मुश्किल पेश आ जाती है। इन फ्यूचर क्या हो रहा चाहिए, किस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए, इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और जितनी भी ज़्यादा महंगाई बढ़ जाए, जितने भी ज़्यादा प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ जाएं, टैक्स बढ़ जाए, लेकिन फिर भी जो है वो लेन देन का खरीदो फरोख्त का जो सिलसिला है वो जारी रहता है। लेकिन बहुत सारे बार इस तरह से होता है कि बहुत सारे फ्रॉड हो जाते हैं। उन फ्रॉड से किस तरह से बचा जा सकता है जब भी आप प्रॉपर्टी की लेन देन करते हैं? इस लिहाज से जो है तारिक साहब किस तरह की चीज़ों को जो है मलहूज़ खातिर रखना चाहिए ताकि लोग जब भी प्रॉपर्टी के खरीदो फरोख्त करें तो किसी भी तरह की जो है वो माफिया से या किसी तरह के जो चीटर्स हैं, फ्रॉडियाँ, उनसे बच सकें?
जी बिल्कुल, इसमें जो है बहुत सारी इस्लाहत की ज़रूरत है। इसमें जिस तरह के कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर उसको प्रॉपरली चेकआउट वो किया जाए, जैसे भाई अब्दुलरहमान ने कहा कि अगर कोई भी रिकॉर्ड हम चेक करवाने के लिए जाते हैं तो आम आदमी को तो जो है वो बेचारा वहाँ पे महीनों में, दिनों के हिसाब से नहीं, महीनों के हिसाब से उस बेचारे को चक्कर लगते रहते हैं। कोई भी उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वहाँ से जो है ना वो कलेक्ट नहीं होती है, जिस वजह से जो है ना वो लोग बेचारे जो है वो दिल बर्दाश्ता होके जैसे भी उनको जो है फ्रॉडिये कोई कहानी सुनाते हैं उसके मुताबिक वो फिर जो है वो उनको तस्लीम करना पड़ता है। अगर यही जो है जिस तरह ऑनलाइन का आजकल जो है IT में दुनिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई है, तो ये ऑनलाइन सारी चीज़ें जो है वो चेक हो सकें और ये वेबसाइट्स वगैरह जो बनी हुई हैं ये भी इतनी इजी हो कि हर बंदा आसानी से उसको चेक कर सके, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई फ्रॉडिया उसमें वो इस तरह की वो किसी से वो कोई कीमत हथिया सकता है। लेकिन चूँकि जो है कोई भी चीज़ जो अगर आप उसका पता करने जाएं कि ये ठीक है या गलत है या इसके जो है मालकान के मतलब अगर इंफॉर्मेशन लेनी हो तो वो इतना लेंथी और इतना मुश्किल मरहला है कि आप वैसे ही बंदा जो है वो परेशान हो जाता है और वो जगह छोड़ने को जो है ना वो तरजीह देता है। लेकिन उसमें जो है जब वो ख़रीद लेता है उसमें पैसे बेचारा फंसा बैठता है, फिर उसको सारे कहते हैं कि तूने फलां से नहीं पूछा और ये पटवारी के पास चले जाते हैं, वहाँ से फ़र्द निकलवा लेते। वैसे प्रॉपर इसका जो है वे आउट यही है कि आप जो भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं उसका रिकॉर्ड लैंड रिकॉर्ड से जो है वो रिकॉर्ड चेक करें कि जो प्रॉपर्टी मैं जिससे ख़रीद रहा हूँ आया कि वो इसका मालिक भी है या नहीं है। यहाँ पे जो फ्रॉडी हैं ये बहुत सारे जो है वो किसी ने वो मुख्तार आम के नाम से जो है जाली स्टाम्प वगैरह बनाए हुए होते हैं कि जी मैंने परचेज़ किया है फलां किया, और एक एक ही जगह के 3-3 से 4-4 मालिक जो हैं वो आपको वहाँ पे शो मिलता है, शो हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि पहले की जो जांच पड़ताल है वो बेहतर है कि बाद में आप किसी तरह से जो है परेशानी का शिकार हो जाएं। और मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है इसमें आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त के लिए, ताकि नेक्स्ट जो है वो आने वाले जो लोग भी प्रॉपर्टी का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आसानी हो, हुकूमती इक़दाम क्या होने चाहिए? जी वो तो ज़ीरो है, हुकूमती इक़दाम तो है नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो जानबूझ के जो है इसको जो है वो ज़ीरो पे रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो इस तरह करते हैं तो उनके जो है जो खांचे हैं वो बंद हो जाएंगे। तो अगर प्रॉपर लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी तो फिर उनके पास जाएगा कौन, और ये लोगों को ब्लैकमेल करके ही तो जो है वो लोगों से पैसे जो है वो कमाते हैं। और ये जो है मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट जो भी है वो आंखें बंद करके बैठ जाती है, एक कोई भी ऑर्डर्स जो है वो पास कर लेते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंट जो क्या हो रही है उसमें पब्लिक को क्या परेशानी है, आया कि जो आपने टैक्स नेट में आया है उसके प्रॉपर उसको टैक्स जमा भी हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उस बारे में कोई भी वो जो है वो कैसा फॉर्म जो है मौजूदा वक्त में तो अब्दुर्रहमान इस लिहाज से कोई सहूलत मौजूद नहीं, कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। आने वाले टाइम में इस सूरत हाल को क्या बेहतर किया जा सकता है? देखिए जी, ये तारड़ साहब ने ठीक कहा है कि कोई वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए कि एक ही दफ्तर में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाए कि ये प्रॉपर्टी स्टेट लैंड तो नहीं है, ये प्रॉपर्टी पे कब्जा तो नहीं है किसी का, या ये प्रॉपर्टी कहीं पे कोई ब्लॉक तो नहीं है, ये उस खिते में तो नहीं है जहाँ पे टैक्स ज़्यादा ये कम है, वो सारा कुछ एक ही जगह से ID कार्ड दिखाकर जो है वो मिल जाना चाहिए। जैसे फर्द रिकॉर्ड होती है कि उस पर सब कुछ लिखा होता है, ऐसे ही एक पेज हो जिस पे ये टैक्सेस की मद में सारा कुछ लिखा होगा, इस पर अगर आप इंतकाल करवाते हैं तो इतना टैक्स होगा, फाइलर है तो इतना, नॉन फाइलर है तो इतना, तो ये बड़ा सिंपल हो जाएगा। लोग अपनी एक फिर मोबाइल एप्लीकेशन हो उसके ज़रिए पे करके उसके स्क्रीनशॉट जो है वो साथ लगा के अपना काम कर लिया करें, तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब होता यूँ है कि कचहरियों में एक मुंशी होता है, फिर उसने आगे जो है वो किसी अफसर का मुंशी साथ में लाया होता है, तो वो मिल के दोनों अपने पैसे रखते हैं, उन अफसरान के रखते हैं, फिर ऐसे ही चलता जाता है सिलसिला। टैक्स भी सरकारी टैक्स बचा लेते हैं, 2 नंबरी करके वो भी अदा नहीं होता, पर्ची भी बनवा ली जाती है, वो कमिश्नर की या दीगर पर्चियाँ जो है वो भी बनवा ली जाती हैं, और बाद में कई सालों बाद इंकशाफ होता है कि वो सारी की सारी फीस जो है वो अफसरान की जेबों में चली गई है, जो मुतल्लिका एजेंट्स थे वहाँ पर उनकी जेबों में चली गई है, और सरकार को इस मद में जो है वो कोई पैसा नहीं मिला। ये फैसला बाद में ही 6 से 10 अरब रुपए का जो है वो इस तरह की टैक्स शार्टेज है पिछले सालों में जो है वो सारी लोगों ने मिला के जो की है कि वो सरकार के पास पैसे नहीं पहुँचे, रसीदें पहुँच गई हैं, लोगों ने लगा दी हैं,
अब जब दोबारा वो इंतकाल आएंगे तो उन लोगों से ये तो उसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई कानून मौजूद नहीं है कि ऐसे लोगों को जो है उनके गिर्द घेरा तंग किया जाए ताकि आने वाले लोगों के लिए वो इस तरह के मसाइल दोबारा नहीं पैदा कर सके, या हुकूमत की जानिब से क्या कोई किसी तरह का लाहे अमल नहीं है इस हवाले से? देखिए, फैसलाबाद में जो डिप्टी कमिश्नर है वो यहाँ पर कलेक्टर होता है, इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इसी तरह से DCR उसके पास होता है, पूरी टीम है सब रजिस्ट्रार की, फिर उसमें तहसीलदार है, फिर उसमें जो है वो नीचे पटवारी हैं, तो ये पूरा डिपार्टमेंट है, पूरा अमला काम करता है, तो ये सारे इसमें मुलव्वस होते हैं, सारे के सारे इनके घर इसी पैसों से चल रहे होते हैं, इनकी याशी इन्हीं पैसों से चल रही होती है। और ये बदकिस्मती है कि जो भी नया आता है वो पहले से ज़्यादा अपना रेट बढ़ा देता है। ये जब डिप्टी कमिश्नर चेंज हो जाता है तो वहाँ पर रेट भी जो है वो बदल जाते हैं, रेट भी नए आते हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पर इन्होंने पिछले के खिलाफ कार्रवाई क्या करनी है, ये तो खुद ही जो है वो अपनी उसी बदमाशी को लेकर चल रहे होते हैं। और डिपार्टमेंट्स की इस तरह की जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, हुकूमत को जो है वो फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि जितने भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनका कहीं पे भी नुकसान। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और जो है वो हमारी बड़ी कोशिश होती है कि जितनी भी हमारी ख़वातीन हैं, क्योंकि मोस्टली जो भी ख़वातीन होते हैं इस टाइम पे उनको थोड़ा सा टाइम अपने लिए मिलता है, क्योंकि अपने बच्चों को मियाँ को जो है वो अपने काम काज पे भेज कर उसके बाद जो है वो घर की रूटीन से थोड़ा सा उनको जो है ना 1-2 घंटे उनके लिए मिलते हैं। तो सेल्फ केयर जो है वो बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मौसम बदल रहा है तो खुद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। अक्सर देखा है ख़वातीन कि शादी से पहले तक तो बड़ा कॉन्शियस होती हैं, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है उसके बाद जो है एकदम से वो अपना ख्याल रखना छोड़ देती हैं। तो अपने खाने पीने की एक तो रूटीन को सेट करें, क्योंकि मैं अपने घर में भी देखती हूँ तो ख़वातीन क्या करती हैं कि बच्चों की फैमिली की केयर में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती हैं कि सम टाइम अपने लिए उनको जो है वो वक्त नहीं मिलता है, क्या खाने पीने का क्या ख्याल रखना है, तो वो उनका जो है बिल्कुल ध्यान नहीं होता, जिसकी वजह से आहिस्ता 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 जो है वो आपके अंदर बहुत सारी वीकनेस होती है। आपको बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि जैसे आप जो है 30 की एज को क्रॉस करते हो तो बहुत ज़्यादा बॉडी में डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। कुछ लोगों को जो है वो जॉइंट्स पेन होने लगती है, ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है, डिफरेंट तरह की बीमारियां होती हैं। तो कभी आपने सोचा है कि ये सब चीज़ें आपको एकदम से कैसे होती है? उससे पहले तो आपकी बॉडी जो है बड़ी हेल्दी होती है, क्योंकि हम प्रॉपर खा पी रहे होते हैं, प्रॉपर जो है हम अपनी नींद ले रहे होते हैं, अपना जो है अपने आप को जो है वो मेंटेन रखने के लिए कोशिशें कर रहे होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि शादी से पहले अगर आप अपना बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर करते हैं तो शादी के बाद भी आप उसी तरह से जो है अपना ख्याल रखें, ताकि आप जो है उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत, उतनी ही ज़्यादा हसीन आए। देखिए, जब हम खुद अच्छा फील करेंगे ना तभी हम दूसरों को भी जो है उनका ख्याल रख सकेंगे, दूसरों के लिए जो है वो चीज़ें बेहतर अंदाज से कर सकेंगे। जब खातून खुद से खूबसूरत दिखाई देती है तो वो फिर अपने इर्द गिर्द उसे हर चीज़ अच्छी लगती है। तो अपने घर के साथ साथ अपने बच्चों के, अपनी फैमिली का ख्याल तो रखें। बहुत अच्छी बात है, एक खातून खाना की जिम्मेदारी भी है और उसकी ज़िंदगी का जो होता है ना एक मेजर पार्ट इसी चीज़ों में गुजर जाता है। लेकिन साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखें। अभी मौसम भी चेंज हो रहा है तो हम हमेशा से बच्चों की केयर करने में लग जाते हैं कि बच्चे बाहर जाते हैं, फिर जो है मर्द हजरात वो बाहर जाते हैं, तो उनके लिए हम जो है वो आसानियाँ पैदा करें। लेकिन साथ ही साथ जो है जब हम खुद अपनी बात आती है तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है, जो थोड़ा सा टाइम मिला है वो घर का ये काम कर लें, वो काम कर लें। तो खुद का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे जैसे आजकल एटमॉस्फेयर होता जा रहा है तो स्किन केयर को लेकर लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं कि अपनी खूबसूरती का ख्याल किस तरह से रखें, किस तरह से अपने बालों को अच्छा कर सकते हैं, अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है कम बजट में किस तरह से अपना ख्याल रखा जाए। तो ये सब चीज़ों के हवाले से कॉन्शियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप खूबसूरत नज़र आएंगे, आप अच्छा महसूस करेंगे, तभी आप जो है वो अपनी फैमिली का, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रख सकते हैं। तो आपकी शख्सियत का बहुत अहम और बहुत गहरा असर जो है वो आपकी ज़िंदगी पर होता है। ख़वातीन और मर्द किस तरह से गर्मी के बदलते हुए जो असरात से उससे बच सकते हैं, किस तरह से अपनी स्किन का, अपने बालों का ख्याल रख सकते हैं और किस तरह से जो है वो स्किन के कोई भी मसाइल हैं तो उनसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, इसी पे आज हम बात करेंगे। और हम हमारे इन तमाम इश्यूज़ का जो हल लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं डर्माटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सलीम गौरी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत जी, से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। पहले तो मौसम एकदम से चेंज हो गया और मौसम के जो असरात होते हैं वो सबसे पहले हमारी स्किन को जो है वो मुतासिर करते हैं। तो बदलते हुए मौसम के जो असरात है उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, आजकल का जो मौसम है, दो किस्म के एलिमेंट हैं जिनका हमें ख़ास तौर पे जहन में रखना चाहिए। एक तो वो कि बहार का मौसम ख़त्म हो गया, लेकिन अभी हमारे यहाँ गंदम की कटाई का सीज़न चल रहा है। हाँ जी। ये वो मौसम है जनरली बहार का मौसम भी, और फिर ये जब गंदम की कटाई हो रही हो जिसमें एलर्जीज़ की सारी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। मरीज़ अर्टिकेरिया, जिसे आम जुबान में कहते हैं कि जी थप्पड़ बन जाते हैं, उसके साथ भी आते हैं। एलर्जी के एक्जिमा के साथ भी आते हैं। और जिल्द के अलावा उन्हें इस मौसम में सांस की या नज़ले ज़ुकाम की या आंखों की एलर्जी भी हो सकती है। इनमें से कोई या ये सारे। दूसरी, अब मौसम जिस तरह आपने खुद कहा कि तब्दील हो रहा है और एकदम से मौसम गर्म हो गया है। हाँ जी। तो कुछ जल्दी बीमारियां हैं जिनमें गर्मी के मौसम में इजाफा हो जाता है। इनके अंदर इन्फेक्शंस, मसलन फोड़े, फिंसियाँ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन जिसे आम जुबान में धदरी कहा जाता है। हाँ। इसके अलावा धूप की शिद्दत ज्यादा होने की वजह से हमारी जिल्द पे जो असरात होते हैं, बाज लोगों में आगे जो गर्म और मरतूब जो मौसम आएगा उसके अंदर बाज लोगों में एक्नी ज्यादा हो जाते हैं। कुछ लोग जिनका कि सन एक्सपोजर ज्यादा है उनके चेहरे पे दाग धब्बे या जिन्हें आम जुबान में छाइयाँ कहा जाता है वो ज्यादा नुमायां होनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जब मौसम की शिद्दत और ज्यादा हो जाए और साथ कुछ नमी भी ज्यादा हो जाए तो फिर हीट रैश, जिसे आम जुबान में प्रिकली हीट भी कहते हैं, वो भी लोगों की जिल्द पे नमूदार होना शुरू हो जाती है। एक और चीज जिसे हम मुताद्दी खारिश कहते हैं, स्केबीज, कभी तो वो कुछ साइकिल्स में कुछ साल बाद नमूदार होती थी, अब तो वो कुछ सालों से लगातार ही देखने में आ रही है। तो उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो ख़ास तौर पे इस मौसम के साथ मुंसलिक नहीं है, लेकिन अब सारा साल ही उसके केसेस देखने में आ रहे हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम बदलते हुए मौसम के साथ ज़्यादा हमें जिल्द के ऊपर देखने में मिल सकती हैं। और मर्द हज़रात में हमें, जैसे कि आपने फंगल इन्फेक्शन की भी बात की है, बहुत ज़्यादा उनमें ये मसला पाया जाता है, हाथों पे, पैरों पर या बॉडी के किसी भी हिस्से पे हम देखते हैं कि गर्दन पे हो जाता है। तो इसका क्या सन एक्सपोजर उनका डायरेक्टली होता है, घर से बाहर निकलते हैं, ये इसके पीछे की वजह है या इसके पीछे की वजह कुछ और होती है, और इससे किस तरह से हम बच सकते हैं? गर्मी और ह्यूमिडिटी या नमी, हवा में नमी का तनासुब, ये इसमें ख़ास तौर पे जो है। और ये फंगल इन्फेक्शन फिर उन जगहों पे जहाँ पे क्राउडेड एटमॉस्फेयर हो, लोग एक जगह पे ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हों, इसी तरह से लगने वाली खारिश भी ये उन जगहों पे ज़्यादा देखने में आती है, जैसे कि मदरसे, स्कूल, हॉस्टल्स, बैरिक्स। ये वो जगह हैं जिन्हां पे कि ये इन्फेक्शंस ज़्यादा फैल सकती हैं, एक दूसरे से ज़्यादा लग सकती हैं। आपने फंगल इन्फेक्शन की बात की, तो ये फंगल इन्फेक्शन जो जिल्द को मुतासिर करती है, ये कई किस्म की होती है। एक बहुत सुपरफिशियल, जिसे हम आम जुबान में पिचेसिस वर्सिकुलर कहते हैं, जैसे आपने कहा कि गर्दन पे और जिस्म पे निशान बन जाते हैं। ये निशान सफ़ेद रंग के भी हो सकते हैं, सुर्ख भी, और गहरे या स्याह रंग के भी हो सकते हैं। सफ़ेद रंग के हो तो कई दफ़ा मरीज इसको विटिलाइगो या फुलबेरी से कंफ्यूज भी करते हैं कि शायद ये फुलबेरी हो गई है, लेकिन ये फंगल इन्फेक्शन है। इसमें निशान बिल्कुल सफ़ेद नहीं होते, बल्कि रंग में कुछ कमी वाक़या हो जाती है, जबकि फुलबेरी में बिल्कुल सफ़ेद रंग हो जाता है। तो ये काबिल इलाज मर्ज है, ऐसी इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। फंगल इन्फेक्शंस एक से दूसरे को लग सकती हैं, तो मरीज़ को एडवाइस करना चाहिए कि वो अपना टॉवल अलहदा रखें, अपनी सफाई का ख्याल रखें, कपड़े अपने अगर हो सके तो गर्म पानी में धुलवा लें, और जिस तरह मौसम तब्दील हो रहा है तो दिन में कम से कम 1 या 2 दफ़ा ज़रूर नहाने का जो है ना ख्याल रखें, तो उससे इन इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। बिल्कुल। और जिस तरह से ख़वातीन है या मर्द हज़रात है, हम देखते हैं कि गर्मी दाने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उससे किस तरह से बचा जा सकता है, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो उनको नहीं करनी चाहिए? हम बहुत बार इस पर जोर दे रहे थे कि ये चीज़ें करनी चाहिए। मैं चाहूँगी कि आप ये भी मेंशन करें कि ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं या हमारा लाइफस्टाइल है जिसमें हमें तब्दीली लानी चाहिए ताकि हम किसी भी तरह के जो है मर्द से बच सकें। देखें, जो हीट रैश है, और जिस तरह मैंने कहा कि आगे ख़ास तौर पे जो हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट आएगा उसके अंदर ज़्यादा देखने में मिलता है। जिस्म के स्किन के मसाम अगर ज़्यादा पसीना आने के साथ और कुछ और चीज़ें इकट्ठी होने से ब्लॉक हो जाएं तो फिर ये ज़्यादा जो है देखने में आता है। और फिर उन मसामों के ब्लॉक होने की वजह से पसीना जिल्द पे ज़्यादा नमूदार नहीं होता, जिल्द ड्राई हो जाती है और सुर्ख दानों की शक्ल में
ये हीट रैश है जिसे प्रिकली हीट कहते हैं जी। ये दाने नमूदार हो जाते हैं। इसकी भी 2-3 किस्में हैं, कुछ बिल्कुल बारीक जो कि आम तौर पे प्रिकली हीट देखने में आता है, कुछ में मोटे और कुछ में पीप वाले दाने भी बन सकते हैं। तो ये सारी प्रिकली हीट की किस्में हो सकती हैं। हैबिट्स चेंज में यही है कि आप खास तौर पे दिन में 1 या 2 दफा नहाने का बंदोबस्त करें। एक और जो चीज़ जो लोग खास तौर पे जिनका अब आजकल बहुत से लोग हैं जिनका सारा काम कंप्यूटर पे है, अगर आप एक जगह पे टेक लगा के बैठे रहे, ड्राइवर हजरात जो बड़ी लंबी ड्राइव करते हैं और एक जगह टेक लगा के बैठते हैं, इसी तरह कंप्यूटर पे अगर आप और अगर वहाँ पे कोई एसी वगैरह नहीं है और गर्म है और गर्मी ज्यादा है तो उनकी कमर पे एक जो रैश बन जाता है, उसको आम जुबान में टोस्टेड स्किन सिंड्रोम भी कह देते हैं। अच्छा। रेडिश या ब्राउनिश सी हो जाती है और कुछ छिलके से उतरने शुरू हो जाते हैं। तो उसमें तो फिर लाइफस्टाइल में यही चेंज है कि आप लगातार बैठे ना रहें, कुछ देर उठ के चले फिरें, कोई अपने जिस्म को हवा लगवाएं, गर्मी से बचें जितना हो सकता है। तो इससे आप इन चीज़ों से हद इम्कान बचाव कर सकते हैं। और अगर इस तरह के गर्मी दाने हो जाते हैं और जिस्म पे एकदम से पहले वो जो है वो लाल से धब्बे होते हैं और फिर हम देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो ब्राउन और ब्लैक से हो जाते हैं, तो उसका इलाज क्या है? कि घर पे उसका कोई घरेलू टोटका है या फिर जो है वो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा? देखिए, अगर तो बहुत ज़्यादा शिद्दत नहीं है तो आप सिर्फ अपनी ये नहाने की आदत वगैरह तब्दील करके, गर्मी से बचने की हैबिट इख्तियार करके उसको काफ़ी हद तक बेहतरी ला सकते हैं। जिस्म जिल्द चूँकि ये जो ख़ास तौर पे हीट रैश है इसमें जिल्द थोड़ी सी ड्राई हो जाती है मसाम ब्लॉक होने की वजह से, तो कोई रात को कोई मॉइस्चराइज़र लगाने का इस्तेमाल करें जिस्म पे और गर्मी से जिस कदर हो सके बचें। तो इसको तो आप इसके अलावा कई प्रिकली हीट पाउडर्स और क्रीम मिल जाती हैं, थोड़ी शिद्दत हो तो वो भी इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी शिद्दत में इजाफा हो जाए, मोटे दाने बनने शुरू हो जाएं और पीप पड़े, तो फिर ज़रूर आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट से रब्ता कीजिए। बिल्कुल। और अक्सर मैंने ये भी देखा कि घरों के अंदर लोग जो है वो आइस क्यूब लेकर वो भी अपनी स्किन पे लगा रहे होते हैं, डायरेक्टली जो है वो डिटॉल वगैरह इस तरह के चीज़ें अप्लाई कर रहे होते हैं, तो क्या ये स्किन के लिए ठीक है? डेटॉल तो डायरेक्टली इस तरह नहीं लगानी चाहिए, ये तो खुद एक एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकती है। डेटॉल एक बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का तरीका यही होता है कि आप नहाने के टब में चंद कतरे डाल के तो इसे इस्तेमाल कर लें। बरह रास्त अगर आप इसे जिल्द पे लगाएंगे तो ये तो खुद एक एलर्जिक रिएक्शन कॉज करेगी, जिससे और मसाइल पैदा होंगे। तो इस किस्म की कोई चीज़ बरह रास्त तो जिल्द के ऊपर नहीं लगानी चाहिए, अलबत्ता अपनी सफाई का जरूर ख्याल रखना चाहिए। और हर किसी को जो है मौसम किसी भी तरह का हो, अपनी जो स्किन है, अपना जो चेहरा है वो साफ और क्लियर चाहिए होता है। लेकिन गर्मी जैसे ही आती है हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है खवातीन है या आजकल जो बच्चे भी हैं छोटी एज में हैं या मर्द हजरात हैं, उनमें एक्नी का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। तो वो क्या मौसमी एक्नी होती है या उसके पीछे और भी, जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है, डिफरेंट तरह की एक्नी की हमें टाइप्स दिखाई देती हैं, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? एक्नी बुनियादी तौर पे तो एक ऐसी स्किन डिजीज़ है जो एडोलेसेंस पे जाहिर होती है, यानी जब बलूगत के साल शुरू हों तो उस वक्त जाहिर होती है। लेकिन बहुत से फैक्टर हैं जो इसकी शिद्दत में इजाफा कर सकते हैं और उसमें एक गर्म और मरतूब मौसम भी है। बहुत से लोगों में ये गर्म मरतूब मौसम में ज़्यादा शदीद हो जाते हैं, उनके लिए तो फिर उनकी शिद्दत की मुनासबत से ही ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अलबत्ता 2-4 चीज़ें उसमें ज़रूर हैं। एक तो वही कि अपने चेहरे को बार बार धोएं। अमूमन जिन लोगों में एक्नी ज़्यादा हो उनकी जिल्द ज़्यादा ऑयली भी होती है या पसीना भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए अपने चेहरे को बार बार धोएं, कोई क्लिनजिंग का इस्तेमाल करें और बाकी जो भी उनको एक्नी के लिए ट्रीटमेंट उनका डॉक्टर एडवाइस करें उसको साथ लें। एक और अहम फैक्टर जो है जो चेहरे पे छाइयाँ बन जाने के लिए यूजफुल हो सकता है वो है धूप से बचाओ, सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना। अब ये चूंकि गर्मी के मौसम, बात को यहीं से आगे बढ़ाऊंगे और हम जानेंगे कि गर्मी के मौसम में किस तरह से स्किन के मसाइल से बचा जा सकता है, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी S10 और स्किन से रिलेटेड अगर किसी भी तरह के आपके इश्यूज हैं और जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो हम देखते हैं कि हमारे चेहरे की जो है तो रंगत, हमारे जो कॉम्प्लेक्शन है वो 1-2 टोन जो है वो नीचे चला जाता है। साथ ही साथ जो है एक्नी का इशू हो जाता है, छाइयाँ दिखाई देती हैं, फ्रैक्टल्स का इशू हमें हो जाता है, डार्क सर्कल्स आजकल बहुत बड़ा एक मसला है। तो इन तमाम मसाइल से किस तरह से बचा जा सकता है, किस तरह से आपको अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना है, इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर
साहब, जैसे कि आपने छाइयों के हवाले से बताया है, तो मौसम बदलते ही छाइयों का हो जाना भी एक बड़ा ही नॉर्मल हम चीज़ देखते हैं, तो क्या इसे लेना भी उतना ही नॉर्मल चाहिए कि ठीक है मौसम के साथ खुद ही जो है वो ये ठीक हो जाएंगे, या फिर इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है करवाना? छाइयाँ बनने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। इसमें से एक बहुत कॉमन वजह धूप का ज़्यादा एक्सपोजर है, एक्सेसिव सन एक्सपोजर। जिन लोगों का धूप में जाना ज़्यादा हो उनमें ये ज़्यादा बनती हैं। दूसरी वजूहात में कुछ बाज़ दवाइयों का इस्तेमाल शामिल है, जिनमें कुछ हार्मोन्स दवाइयाँ भी शामिल हैं। इसी तरह से ख़वातीन में प्रेगनेंसी के दौरान भी छाइयाँ बन जाती हैं और वो भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही बनती हैं। जो ख़वातीन में प्रेगनेंसी में छाइयाँ बनती हैं उसे आम तौर पे कोलाज़्मा कहते हैं, और वो अमूमन, नॉट ऑलवेज, लेकिन वो अमूमन डिलीवरी के बाद आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती हैं। लेकिन जो दूसरी जिसे हम मलाज़मा कहते हैं, जो एक्सेसिव सन एक्सपोजर या दवाइयों की वजह से बने, वो अमूमन खुद ब खुद ठीक नहीं होती, और कई मरतबा प्रेगनेंसी में बनने वाली छाइयाँ भी उनका कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ता है। और छाइयों के इलाज में और बनने से रोकने में, बचाव में, दोनों में सन ब्लॉक अहम किरदार अदा करता है, धूप से बचाव। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि सन ब्लॉक हर क्या स्किन के लिए डिफरेंट तरह का होना चाहिए, किस तरह का जो है वो सन ब्लॉक इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये क्या ज़रूरी है कि पहले डॉक्टर से जाके कंसल्ट किया जाए, या बहुत बार हम देख रहे होते हैं कि हम कोई भी मेडिकेटेड जो है सन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं? इस हवाले से भी बताइएगा। इस हवाले से अगर मशवरा कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। दो तीन चीज़ें हैं सन ब्लॉक की सिलेक्शन के हवाले से। एक तो उसकी एक चीज़ होती है जिसे हम SPF कहते हैं, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। बिल्कुल, सन प्रोटेक्शन फैक्टर एक नंबर है जो उसके ऊपर लिखा होता है। उससे मुराद ये है कि अगर आप सन ब्लॉक नहीं यूज़ कर रहे तो सन ब्लॉक यूज़ करने की सूरत में ये कितने गुना आपकी जिल्द की हिफाजत कर रहा है। तो अगर अमूमन जो हमारे टाइप की जो स्किन है हमारे मुल्क में, ये अमूमन टाइप 3, टाइप 4 स्किन इसको हम कहते हैं, इसके लिए अमूमन SPF 30 से लेके SPF 60 तक के सन ब्लॉक मुनासिब हैं, 30 से लेके 60 तक। बिल्कुल ठीक। इससे ज़्यादा के भी SPF 100 तक भी मिल जाते हैं, लेकिन अमूमन 60 से ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। SPF 60 तक अमूमन ये हमारी जिल्द को 95, 97, 98% तक प्रोटेक्शन दे देते हैं। इससे ज़्यादा SPF के हम यूज़ करें तो वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं और वो फिर आम रूटीन में अमूमन लोग उससे उलझन महसूस करते हैं। तो क्या सन ब्लॉक से किसी तरह का इसके कोई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, या इससे किसी तरह का किसी स्किन को कोई रैश या मसला हो सकता है? लोगों में इसके इंग्रेडिएंट से लोगों को एलर्जी हो सकती है। ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो उन्हें डॉक्टर से मशवरा करके उसे चेंज कर लेना चाहिए। इसके अलावा आपकी स्किन टाइप के मुताबिक अगर आपकी जिल्द ऑयली है या ज़्यादा पसीना आता है तो आपको डिफरेंट तरह का सन ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन या बहुत ज़्यादा जिनमें पसीना आता है उसके लिए अमूमन सन ब्लॉक होते हैं जिन्हें हम सीबम कंट्रोल SC सन ब्लॉक कहते हैं, सीबम कंट्रोल। तरह बहुत से एक्नी के लोग हैं जिनमें अगर सन ब्लॉक की ज़रूरत हो तो उनमें कोई वाटर बेस्ड सन ब्लॉक यूज़ करना चाहिए। उनकी स्किन के लिए वाटर बेस्ड सन ब्लॉक ज़्यादा मुनासिब है। और आज के मौसम के लिहाज से जिस तरह का आजकल मौसम चल रहा है, इसमें दिन में कितनी बार इस्तेमाल जो है वो सन ब्लॉक का किया जाना चाहिए? सन ब्लॉक दिन में कम से कम 2 मरतबा तो ज़रूर, सुबह घर से निकलने से पहले और दोपहर को चेहरा धो के दोबारा। रिकमेंडेड ये है कि अगर आप हर 4 घंटे बाद इसको दोबारा अप्लाई कर सकें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बहुत सारी खवातीन मेरे जैसे भी होती है ना जो मेकअप लगा कर बैठी होती हैं, वो फिर मेकअप के ऊपर से कैसे अप्लाई करें? उसमें यह कि सुबह आप सन ब्लॉक लगा के उसके ऊपर मेकअप कर सकती हैं। हाँ। ठीक है, दोपहर को फिर आपको चेहरा वॉश करके सन ब्लॉक लगा के दोबारा मेकअप करना पड़ेगा। हाँ, ये थोड़ी सी तकलीफ करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। हम सबको पता है कि हमारी स्किन के लिए जो है वो विटामिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी आजकल जिस तरह से अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स इस तरह से दिए होते हैं, तो हमारी डाइट में किस तरह की जो है इस्तेमाल हमें चीजें करनी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा विटामिन जो है हम अपनी स्किन को दे सकें, और कौन से विटामिन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गर्मी के मौसम में? देखें, हमारी जिल्द के ऊपर मौसम में दीगर डस्ट और दीगर चीज़ों के अलावा जो सूरज की मुज़र शुआएं हैं या अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो भी स्किन को डैमेज करती हैं। तो एक तो हम सन ब्लॉक जिस तरह मैंने बताया यूज़ करेंगे, लेकिन इसके अलावा हम अपनी ग़िज़ा में या विटामिन की सूरत में ऐसी चीज़ें जिन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, अगर वो शामिल कर लें तो वो ख़ास तौर पे सूरज की मुज़र शुआओं के ख़िलाफ़ हमारी जिल्द की हिफाजत करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती हैं। विटामिन के अंदर विटामिन C, विटामिन E
और इसी तरह मिनरल्स के अंदर जिंक, ये वो चीज़ें हैं जो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट रखती हैं। और हमारे यहाँ तो मुख्तलिफ फ्रूट्स भी मिल जाते हैं। आजकल सिट्रस फ्रूट्स का तो मौसम नहीं है, लेकिन और बहुत से फ्रूट हैं जिनमें विटामिन सी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। और अगर आप कोई ऐसी सूरत नहीं है फलों वाली या ऐसा मौसम नहीं है, तो विटामिन सी की टैबलेट्स भी मिल जाती हैं, च्यूएबल टैबलेट्स जिन्हें आप चबा सकते हैं, या इवन पानी में डिजोल्व करने वाली टैबलेट्स, या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ कॉम्बिनेशन में भी मिल जाती हैं। तो ऐसे कोई विटामिन जिनमें विटामिन सी, ई और जिंक पाया जाए, वो आपकी जिल्द की हिफाजत के लिए काफ़ी बेहतर है। इसी तरह से हमारी ग़िज़ा में भी कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी हो सकती हैं, ख़ास तौर पे जो जिस तरह से जो है वो फिश की किस किस्में हैं, जैसे सालमन है, जी जी। तो उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। इसी तरह से उनके अंदर प्रोटीन जो हमारी जिल्द के लिए न्यूट्रिशन का काम कर सकती है, और कुछ एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें भी शामिल हैं। इसी तरीके से जो हैं सनफ्लावर सीड्स जो हैं उनके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। कुछ नट्स हैं, ख़ास तौर पे वॉलनट्स, जो हमारी जिल्द की हिफाजत में ये रोल प्ले कर सकते हैं। इसी तरह से जो हम शकरकंदी जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर बीटा कैरोटीन है जो नेचुरली हमारी जिल्द की सूरज की मुज़र शुआओं के खिलाफ हिफाजत कर सकती है। बिल्कुल, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी ग़िज़ा के अंदर अगर हम शामिल कर लें तो ये कुदरती तौर पे हमारी जिल्द की सूरज की मुज़र शुआओं के खिलाफ हिफाजत कर सकती है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, हम ये भी देखते हैं कि सर्दियों में लोग जो है वो ड्राई फ्रूट्स के, जैसे नट्स का भी आपने जिक्र किया, इस्तेमाल कर रहे होते हैं और खासी अच्छी मिकदार में कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे मौसम चेंज होता है, गर्मी में आम ख्याल किया जाता है कि इनकी तासीर गर्म होती है, तो लोग बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं। तो इसका इस्तेमाल कितना ज़्यादा बेहतर होता है गर्मी में, और कितना करना चाहिए ताकि स्किन से रिलेटेड या अपने हेयर से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उससे हम बच सकें? 5 एक बादाम और 1 अखरोट अगर रोजाना ले लें तो ये सफिशिएंट है। ठीक है, ठीक है। मतलब गर्मी के मौसम में आप ले, कोई मसला नहीं है उससे, लेकिन उसमें फिर से वही है कि सिर्फ 1 बादाम और 1 वॉलनट यानी कि 1 अखरोट लें, ताकि आप उसे एज टैबलेट यूज करें, ना कि आप जो है उसे पेट भरने के लिए इस्तेमाल करें। साथ ही साथ जितना भी बहुत सारी खवातीन होती हैं जो घर में चूल्हे के सामने काम कर रही होती हैं, बहुत सारे उनको स्किन के इश्यूज आ जाते हैं, तो वो डेली बेस पे अपनी स्किन का ख्याल कैसे रख सकती हैं? एक तो अपनी जिल्द को बार बार धोएं, साफ करें, कोई क्लींजर इस्तेमाल करें, और वो वो जो सन ब्लॉक है या सनस्क्रीन है उसको रेगुलरली यूज़ करें, चाहे उन्होंने बाहर जाना है या नहीं जाना। तो अगर वो सनस्क्रीन रेगुलरली यूज़ करेंगे तो उससे उनके काफ़ी हद तक स्किन की बचत हो जाएगी। अच्छा, सन ब्लॉक वगैरह लगा के अगर कोई लेडी चूल्हे के सामने काम करती हैं तो कोई इशू तो नहीं उससे? सन ब्लॉक या सनस्क्रीन लगाने में कोई ऐसा इशू नहीं है। कुछ और ऐसी लगाने वाली अद्वियात ज़रूर ऐसी हो सकती हैं, जैसे ख़ास तौर पे बहुत से लोग अपनी स्किन के ऊपर, आजकल तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी बहुत सारी रेटिनॉल के नाम से या मिल जाती हैं, तो रेटिनॉल्स लगा के आप चूल्हे के पास या आग के पास नहीं जा सकते और नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से अगर आप कोई टॉपिकल स्टीरॉइड्स लगा रहे हैं तो तब भी बेहतर है कि आप चूल्हे के पास ना जाएं, लेकिन सन ब्लॉक लगा के तो आप जा सकते हैं। और आजकल स्किन केयर का इतना ज़्यादा रुझान बढ़ गया है कि रात के टाइम में लोग जो है वो सीरम अप्लाई करते हैं, देन नाइट क्रीम अप्लाई की जाती है, सुबह में उठते भी डे क्रीम इस्तेमाल होती है। तो इतनी सारी क्रीमों का क्या हमारी स्किन उसको बेयर कर पाती है? क्या इतनी सारी क्रीम्स और प्रोडक्ट्स जो है वो स्किन के लिए बेहतर होती हैं? एक बैलेंस जरूर रखना चाहिए। बात यह है कि ये अब बहुत सी चीज़ें कमर्शियलाइज हो गई हैं, तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स तो अगर आप यूज़ करनी शुरू करें तो जैसे कि ये कमर्शियलाइज हुई हैं, देयर इज़ नो एंड टू इट। तो आप बेसिक चीज़ों का ख्याल रखें, धूप से प्रोटेक्शन करें, अपनी जिल्द बार बार धोएं, कोई अच्छा सा क्लिंजर इस्तेमाल करें, और अपनी जिल्द के मुताबिक कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लें। अगर आपकी जिल्द एक्सेसिवली ड्राई है तो आप इवन डे टाइम मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकती हैं। डे टाइम मॉइस्चराइज़र मिल जाते हैं जिसमें ऑलरेडी कोई सनस्क्रीन या सन ब्लॉक भी शामिल होता है। तो ये 2-4 चीज़ें अगर आप सिर्फ कर लें तो ये काफ़ी हैं। तो बहुत ज़्यादा इसको आप अपने कह लें कि अपने ज़हन पे सवार ना करें, अपनी स्किन को थोड़ा सा, बिल्कुल अपनी स्किन को थोड़ा सा ब्रीद करने का भी जो है वो भी मौका देना चाहिए, ताकि हमारी स्किन जो है वो सांस ले और फिर जो है वो चीज़ों को हील अगर करेगी तो अच्छे से वो उसके हमें आउटकम्स, उसके रिजल्ट्स भी दिखाई देंगे। स्किन के इश्यूज़ के हवाले से मज़ीद बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट और मर्द हों ख़वातीन हों दोनों को इक्वली अपनी सेहत का ख्याल रखना भी ज़रूरी है और उसी तरह से अपनी स्किन का ख्याल रखना भी ज़रूरी है ताकि आप अच्छे दिखेंगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और जहाँ पे ही जैसे ही मौसम बदलता है तो मौसम के साथ साथ बहुत सारे मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं स्किन से रिलेटेड। मर्द हजरात में अगर डॉक्टर साहब देखा जाए तो किस तरह के ज़्यादा मसाइल दिखाई देते हैं? गर्मी का मौसम जैसे ही आता है तो मर्द हजरात में किस तरह के जो है वो स्किन के इशूज़ आप देखते हैं? क्योंकि जारी बात है उन्होंने घर से बाहर निकलना, उनका सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, फिर उसके अलावा जो है इतना हमारा जो माहौल है वो भी आलूदा हो गया है धुएं की वजह से, ट्रैफिक की वजह से, तो वो किस तरह से अपना ख्याल रख सकते हैं? एक ज़माने में तो ये बात दुरुस्त थी कि बाहर निकलने के जो ज़्यादा असरात हैं वो मर्दों की स्किन पे हैं, लेकिन अब तो ख़वातीन भी काफ़ी हद तक मर्दों के बराबर ही जॉब भी करती हैं, होती हैं, थोड़ा ख्याल रख लेती हैं, लेकिन मर्द हजरात जो है वो कॉन्शियस नहीं होते। उनके ऊपर मौसम के बदलने के, खासकर गर्मी के मौसम के असरात इसी तरह से होते हैं जैसे किसी पे भी हो सकते हैं कि एक्सेसिव सन एक्सपोजर से उनके हीट रैश भी हो सकते हैं, उनके एक्नी भी ज़्यादा हो सकते हैं, उनके चेहरे पे छाइयाँ भी बन सकती हैं। और जिनका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा या सारा साल रहता है, ख़ास तौर पे वो लोग जो फील्ड में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, सड़कों पे काम करते हैं, तो उनको तो चेहरे पे एजिंग के असरात बहुत जल्दी नमूदार होने शुरू हो जाते हैं। और उस एजिंग के असरात के अंदर उनके चेहरे पे झुर्रियाँ जल्दी बननी शुरू हो जाती हैं, उनके चेहरे की जिल्द लटकनी जल्दी शुरू हो जाती है और कई किस्म के उनके चेहरे पे दाग धब्बे नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। तो जिसका जितना सन एक्सपोजर ज़्यादा है और सन प्रोटेक्शन कम है, ये सारे असरात उतने ही उनकी जिल्द के ऊपर ज़्यादा नमूदार होते हैं। तो वो फिर किस तरह से इससे बच सकते हैं? वो क्या अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ों या कैसे रूटीन बनाएं? एक तो बहुत अहम फैक्टर जो है ना वो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का भी है। मैंने जिन लोगों की बात की कि जो फील्ड में काम करते हैं, ख़ास तौर पे किसान और हमारे मजदूर जो सड़कों पे काम करते हैं, अब हमारी कॉस्ट कुछ चीज़ों की इतनी हो गई है कि उनके लिए शायद सन प्रोटेक्शन, सनस्क्रीन्स और फैंसी सन ब्लॉक्स यूज़ करना उनके लिए मुश्किल है। तो वो फिर फिजिकल सन ब्लॉक या फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग हैट पहनते हैं धूप से बचाव के लिए, बहुत से लोग कपड़ा लपेट लेते हैं, तो वो अगर ऐसी कोई सन ब्लॉक और ये फैंसी सनस्क्रीन नहीं यूज कर सकते तो कोई फिजिकल सन ब्लॉक जरूर यूज करें जिससे उनके जिल्द की सूरज की मुज़र छुआओं से हिफाजत हो सके। हाँ, जैसे आजकल मास्क का इस्तेमाल है तो मास्क करें, और मास्क के इस्तेमाल से भी कुछ प्रॉब्लम्स अगर ज्यादा आप पहन के रखते हैं, खासकर कोविड के दिनों में देखने में आया तो बहुत से लोगों में मास्क के एक्सेसिव इस्तेमाल से भी एक्नी ज्यादा होने शुरू हो गए। तो कुछ ऐसी चीजें भी, तो अपने जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं उसके मुताबिक आप जरूर ज्यादा धूप से बचाव का भी एहतमाम करें, अपने चेहरे को बार बार धोने और साफ रखने का भी एहतमाम करें। अच्छा, एक चीज और भी मैंने सुनी है, वो आप बेहतर बता सकते हैं कि जो हमारी प्लांटेड एलोवेरा होती है क्या वो भी सन प्रोटेक्शन का काम करती है अगर उसको यूज किया जाए तो? एलोवेरा को लोग काफी इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ घरेलू टोटकों में भी, और वैसे भी इसका एक सूदिंग इफेक्ट और एक कूलिंग इफेक्ट जरूर है स्किन के ऊपर, लेकिन खास तौर पे सन प्रोटेक्शन का इफेक्ट इसका मेरे इल्म में नहीं है, मुमकिन है हो लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। और अलबत्ता ये कि ओवरऑल स्किन की एक ये सूदिंग इफेक्ट और एक कूलिंग इफेक्ट जरूर देती है, और काफी कॉस्मेटिक्स में भी यूज हो रही है आजकल। हाँ जी, क्योंकि इसका इस्तेमाल काफी जो है घरों में आम होता है। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो पानी का इनटेक वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपकी स्किन को काफी हद तक जो है वो रखता है, बेहतर रखता है। तो होम रेमेडीज किस तरह की गर्मी के मौसम में अगर खातून खाना कुछ नहीं कर रही है, मर्द हजरात कुछ नहीं कर रहे हैं अपनी स्किन के लिए, पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, जैसे कि आपने पहले मेंशन किया कि आजकल थोड़ा सा हाथ और अपना बजट भी देखना पड़ता है, तो किस तरह की जो है वो होम रेमेडीज को वो यूज कर सकते हैं और जो है अपने जर्नल अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं? देखिए, कुछ तो बुनियादी चीजें हैं जिन पे कोई पैसा नहीं लगता। आप अपने चेहरे को बार बार पानी से धोएं, इस पे कोई पैसा नहीं लगता। इसी तरह से सोने से पहले अपनी जिल्द को जरा साफ कर लें, तो इस पे कोई पैसा नहीं लगता। आप फिजिकल सन ब्लॉक यूज कर लें, टोपी, हैट, ठीक है, इवन लोग जो है वो पी कैप यूज कर लें, उससे भी कुछ हद तक बचत हो जाती है। तो ये कोई ऐसे खास एक्सपेंसिव चीजें नहीं हैं। इसके अलावा कुछ बुनियादी चीजें जिस तरह मैंने कहा हमारे यहाँ अमूमन मिल जाती हैं, आप अपनी खुराक में शामिल कर लें तो उससे भी बचत हो सकती है। बिल्कुल ठीक। और जो फेस वॉशेज होते हैं
उनका कितना किरदार होता है हमारी स्किन की सफाई में? लोग अक्सर कह रहे थे कि साबुन नहीं इस्तेमाल करना, फेस वॉश इस्तेमाल कर लें। फेस वॉश करना है तो किस कैटेगरी का होना चाहिए? बहुत सारे आजकल मार्केट में जो है हमें प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं जिसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो आपकी इसमें बेहतर जो है वो राय क्या है कि किस तरह से हम जो है सुबह सवेरे अपना मुंह को जो है वो साफ कर सकते हैं? फेस वॉश या साबुन जिल्द की टेक्सचर के मुताबिक ही इस्तेमाल करना चाहिए। जनरली जितने भी साबुन हैं, एक चीज़ होती है जिसे हम पीएच कहते हैं। जितने भी साबुन हैं इनकी पीएच एल्कलाइन है, जबकि हमारी जिल्द की पीएच थोड़ी सी एसिडिक है। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि हम अपनी स्किन के लिए ऐसे सोप यूज़ करें जिनकी पीएच न्यूट्रल या थोड़ी सी एसिडिक साइड पे हो, तो हमारी स्किन की पीएच से मैच करेगी और स्किन को डैमेज नहीं। जितनी एल्कलाइन पीएच सोप की या फेस वॉश की होगी वो फिर हमारी जिल्द को डैमेज करेगी। जो इस तरह से बास लोगों में साबुन में पाए जाने वाले कलर और खुशबू से एलर्जी भी हो सकती है। हाँ जी। तो ऐसे लोगों को फिर आप ब्लेंड सोप देंगे जिनमें कोई कलर या खुशबू ना हो। बिल्कुल ठीक। फेस वॉश जो है उसकी सिलेक्शन में भी ये ख्याल रखना चाहिए कि आपकी जिल्द ड्राई है, नॉर्मल टेक्सचर की है या ऑयली है। तो उसके मुताबिक फिर ऑयली जिल्द के लिए डिफरेंट फेस वॉशेज अवेलेबल हैं और ड्राई स्किन के लिए डिफरेंट और नॉर्मल टेक्सचर की स्किन के लिए डिफरेंट। तो ये हमें उस हवाले से जरूर ख्याल रखना चाहिए। और क्या अपनी स्किन को किसी एक प्रोडक्ट का यूज टू कर लेना ठीक रहता है? क्योंकि हम देखते हैं कि लोग साल एक ही तरह का, चाहे वो मेडिकेटेड कोई स्किन केयर किट यूज कर रहे हैं या फिर जैसे मार्केट में हमारे पास अवेलेबल होती हैं, तो क्या अपनी स्किन को एक प्रोडक्ट का यूज टू कर लेना बेहतर होता है या कुछ अरसे के बाद अपनी स्किन को थोड़ा सा रेस्ट का टाइम भी देना चाहिए? देखें, आपने जिस तरह कहा कि मार्केट में बहुत सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो उस हवाले से मैं ज़रूर एक चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा कि कॉस्मेटिक्स के हवाले से मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो सिर्फ जिल्द की रंगत को साफ करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, बल्कि पहले तो एडवर्टीजमेंट में गोरा गोरा के लफ्ज़ बहुत यूज़ किए जाते थे। लेकिन अब इसको जो है वो एक तरह का कह लें मुनासिब नहीं समझा जाता, तो कुछ अल्फाज में तो तब्दीली आई है। लेकिन अभी भी इस हवाले से बहुत सी एडवर्टीजमेंट की जाती है और रंग गोरा करने वाले बहुत से प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। इस सिलसिले में बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है। आजकल एक बड़ा क्रेज़ पाया जाता है रंग गोरा करने वाले टीके। जी। ये बहुत से लोग इस हवाले से पूछते हैं। मेनली ये ग्लूटाथियोन इंजेक्शन होते हैं। इसमें कुछ लोगों में इसका फायदा हो सकता है 10 to 20% के करीब, इससे ज्यादा नहीं, और वो भी हर एक में नहीं होता। लेकिन इसके पॉसिबल साइड इफेक्ट ज्यादा हैं, रिस्क ज्यादा हैं। एनाफिलैक्सिस हो सकता है, जिस तरह के पेनिसिलिन के टीके से रिएक्शन हो सकता है, जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। अच्छा। तो अपनी सिर्फ जिल्द की रंगत के लिए मेरा ख्याल है इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज जो आपने कहा कि मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स जो हैं, बहुत से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनमें कई ब्रांड्स शामिल हैं। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, जो कि बहुत एडवर्टीजमेंट भी होती है और लोग फ्रीक्वेंटली खुद उसको यूज भी करते हैं। उनके एनालिसिस का, उन पे इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे होते, लेकिन उनका जो एनालिसिस करवाया गया तो 2-3 चीजें उनके अंदर खास तौर पे पाई गई। एक प्रोडक्ट है हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन ब्लीचिंग एजेंट है, मेडिसिन में भी यूज होता है, लेकिन 2 to 4%, इससे ज्यादा नहीं जी। अब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में उनकी परसेंटेज का कोई पता नहीं होता कि कितनी है। ज्यादा यूज होगी तो उसके अपने साइड इफेक्ट शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा उन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में स्टीरॉइड्स भी पाए गए हैं। स्टीरॉइड्स लॉन्ग टर्म यूज आप स्किन पे, खासतौर पे चेहरे पे करें तो उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। एक्नी बढ़ जाते हैं, चेहरा सुर्ख होना शुरू हो जाता है, चेहरे पे सुर्ख लाइनें नमूदार हो जाती हैं, चेहरे पे बाल निकल आते हैं। तो ये, इसके अलावा इन प्रोडक्ट्स के अंदर मरकरी की खासी मिकदार देखी गई है। तो मरकरी जब आप स्किन पे ज्यादा कंसंट्रेशन में यूज करते हैं तो उसके अपने नुकसान हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा मुहतात रहने की जरूरत है। बहुत सारे ब्यूटिशियंस जो हैं वो कई दफा लोगों को एक मलगूबा बना के दे देते हैं जिसके अंदर कोई रेटिनॉल भी शामिल होता है, जिसके अंदर स्टीरॉइड भी शामिल होता है, जिसके अंदर ब्लीचिंग एजेंट भी शामिल होता है। तो उनके लॉन्ग टर्म यूज से फिर अपने नुकसान हैं। तो इस तरह की जो कह लें कि फार्मूला प्रेपरेशन है, इनसे हद्दुल इम्कान अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन फ्रेश रहे, अच्छी रहे, तो कोशिश करें कि डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। स्किन रिलेटेड इश्यूज पे मजीद बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और जैसे ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि वाइटनिंग इंजेक्शंस या वाइटनिंग ड्रिप्स का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एक चीज़ का और भी रुझान बढ़ा है और वो होता है कि स्किन टाइटनिंग। कि अगर आपका फेस है, आपको जॉ लाइन अपनी क्लियर करवानी है या अपनी फेस में आपको टाइटनिंग चाहिए, तो क्या वो सेफ है या नहीं? डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो आजकल जो है ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ख़ासतौर पर ख़वातीन इस चीज़ में बहुत इस ट्रेंड को फॉलो कर रही हैं कि अपनी स्किन टाइटनिंग के लिए डिफरेंट तरह के ट्रीटमेंट्स करवाए जाते हैं, क्या वो सेफ है? एस्थेटिक्स काफ़ी ज़्यादा आजकल पॉपुलर हैं, अवेयरनेस इनके बारे में बढ़ती जा रही है और लोग काफ़ी कॉन्शियस है अपनी लुक्स के बारे में। एजिंग के मुख्तलिफ असरात जिल्द के ऊपर नमूदार होते हैं, जिनके जिल्द के ऊपर झुर्रियों का बढ़ जाना, इसी तरह से जिल्द का मुख्तलिफ जगह से लूज हो जाना या ढलक जाना, फेस के ऊपर कुछ फोल्ड्स जैसे इसको हम नेजोलेबियल फोल्ड कहते हैं, ये नुमाया हो जाना, या नीचे एक लाइन जिसे हम मैरियनेट लाइन कहते हैं, इसका ज़्यादा नुमाया हो जाना। इनके इलाज के लिए मुख्तलिफ एस्थेटिक प्रोसीजर्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले 2-3 चीज़ें आप ज़रूर अपने जहन में बैठा लें। नंबर 1, ये सारे एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स हैं। इनमें कोई भी सस्ता प्रोसीजर नहीं है, इन सब की कॉस्ट हज़ारों में है। नंबर 2, ये एक सिटिंग में आपको रिजल्ट नहीं देते, कभी भी नहीं मिलेगा, मल्टीपल सिटिंग्स वक्फे से करनी पड़ती हैं। नंबर 3, इनमें कोई भी आपको मुस्तकिल रिजल्ट्स नहीं देता। अच्छा। ये सारे आपको टेम्परेरी रिजल्ट देते हैं। ये तो ज़रूर हो सकता है कि किसी का इफेक्ट 1 महीना 2 महीने या किसी का 4-6 महीने या किसी का 8-9-10 महीने या साल तक हो, लेकिन कुछ अरसे बाद आपको ये प्रोसीजर्स दोबारा करवाने पड़ते हैं। मतलब ये लाइफ टाइम के लिए नहीं है, ये लाइफ टाइम इफेक्ट नहीं देते हैं। बिल्कुल ठीक। अब हम जो आपने पूछा कि स्किन टाइटनिंग के लिए देखिए मुख्तलिफ प्रोसीजर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर सिर्फ झुर्रियाँ हैं तो उनके लिए अमूमन बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन, जैसे आम जुबान में एक ब्रांड है बोटॉक्स कहा जाता है, वो यूज़ किया जाता है। कहाँ पे झुर्रियाँ हैं उसके मुताबिक उसकी कितनी डोज लगानी है, वो कोई किसी डर्माटोलॉजिस्ट को जिसको कि इस चीज़ का तजर्बा हो उसी से लगवाना चाहिए। हर कोई वो नहीं लगा, अगर वो ज़्यादा या कम लगे तो चेहरे पे एसिमेट्री भी आ सकती है। अच्छा। मतलब आप उसको कह लें कि उसकी एस्थेटिक लुक बेहतर करते करते एसिमेट्री क्रिएट कर सकते हैं। एक तरफ से झुर्रियाँ ज़्यादा साफ हो गई, एक तरफ से नुमाया रह गई, या दरमियान से साफ हो गई और साइडों पे नुमाया रह गई, तो वो कई दफ़ा उसके बुरे रिजल्ट भी आ सकते हैं। फिर जिनको चले तो जाते हैं क्योंकि टेम्परेरी इफेक्ट होता है, लेकिन फिर उन बुरे असरात को जाने में भी टाइम लगता है, एकदम से नहीं जाते हैं। दूसरी चीज़ जो इसके लिए अमूमन इस्तेमाल की जाती है वो है फिलर्स। जो आपने कहा कि लोग इंजेक्शन लगवाते हैं, वो फिलर्स यूज़ होते हैं। आजकल जो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड या ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसे हाइलुरोनिक एसिड फिलर कहते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड से मिल जाते हैं। उसको भी किसी तजर्बाकार डर्माटोलॉजिस्ट से ही लगवाना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों को करने के लिए ये सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको स्किन की एनेटमी का अच्छी तरह पता हो। कौन से मसल्स कहाँ पे अटैच्ड हैं, कौन सी नर्व्स हैं, कहाँ पे वेसल्स हैं, इनके अपने साइड इफेक्ट। ये हाइलुरोनिक एसिड फिलर अगर गलती से वेसल में लग जाए तो ऐसे वाकयात सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, यूरोप में हुए हैं, यूके में, अमेरिका में हुए हैं कि टेबल के ऊपर ब्लाइंडनेस हो जाती है, वेसल ब्लॉक हो गई, रेटिनल आर्टरी ब्लॉक हो गई, बिनाई चली गई। अगर फौरन पता ना चले, फौरन पता चले तो उसके लिए हाइलुरोनिडेज इंजेक्ट करके किसी हद तक उसको इलाज किया जा सकता है, लेकिन अगर देर हो जाए तो कोई इलाज नहीं हो सकता। मतलब अगर उसका साइड इफेक्ट होगा तो वो लॉन्ग टर्म आपका लाइफ टाइम के लिए होगा। लाइफ टाइम भी हो सकता है। जिस तरह के अगर जब मैंने कहा कि आर्टरीज ब्लॉक हो जाएं, रेटिनल आर्टरी ब्लॉक हो जाए, तो ये ब्लाइंडनेस लाइफ टाइम भी हो सकती है अगर इसका टाइमली पता ना चले। तो इसलिए इन हवालों से बड़ी मुहतात रहने की ज़रूरत है। स्किन टाइटनिंग के हवाले से एक और चीज़ जो यूज़ होती है उसको हम थ्रेड लिफ्ट कहते हैं। तो ये बहुत से जो हैं ये बायोस्टिमुलेंट थ्रेड्स होते हैं, जो कि अगेन जिसको स्किन की एनेटमी का पता हो और रिंकल्स का पता हो, कहाँ है फोल्ड कहाँ है, उसके मुताबिक उस डायरेक्शन में वो थ्रेड, और उसकी कई किस्में हैं, वो थ्रेड जो है स्किन के नीचे उनको लगा दिया जाता है, नीडल के साथ इंजेक्ट ही किए जाते हैं, इंजेक्ट करके प्रॉपरली लगा के, तो उससे फौरी तौर पे तो थोड़ी सी लिफ्ट आती है और बाद में आहिस्ता आहिस्ता अगले 2-1 महीने के अंदर अंदर काफ़ी स्किन में टाइटनिंग भी आ जाती है। उसके अच्छे रिजल्ट्स हो सकते हैं, लेकिन इनमें बहुत सी चीज़ें, पेशेंट सिलेक्शन हर किसी में ये नहीं यूज़फुल। आपने प्रॉपर पेशेंट सिलेक्ट किया है, फिर आपकी जो है वो बैकग्राउंड नॉलेज और आपकी टेक्निक
और आपकी एक्सपर्टीज, ये सारी चीजें उसके अंदर काउंट मैटर करती हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें सोच समझ के किसी मुस्तनद तजर्बाकार डर्माटोलॉजिस्ट से ही करवानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और अगर इन सब से हटके कोई भी स्किन के इश्यूज नहीं है, जैसे हम कहते हैं कि रेगुलर बेसिस पे बॉडी का जो है एनालिसिस करवाना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए, तो डर्माटोलॉजिस्ट को कितने टाइम के बाद जरूर विजिट करना चाहिए, ताकि अगर किसी भी तरह का कोई स्किन इशू आपको हो रहा है या उसके कोई सिम्टम्स हैं तो उसको बर वक्त जो है वो क्योर किया जा सके? अगर तो आपकी कोई स्किन प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज है, तो ज़रूर डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाएं। और चूंकि ये बहुत सी डिजीज़ हैं जो लॉन्ग टर्म चलती हैं, सिर्फ स्किन की नहीं, इवन मेडिसिन में भी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लिवर डिजीज़, सारी जिंदगी इलाज करना पड़ता है। स्किन पे जो कि नुमाया नजर आती हैं तो लोग कहते हैं जी स्किन की डिजीज ठीक नहीं होती। ये सारी बीमारियां, इन्फेक्शंस स्किन की भी ठीक हो जाती हैं, बाकी भी ठीक हो जाती हैं। अगर तो कोई ऐसा मसला है तो अपने डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाएं और जिस तरह वो एडवाइस करे उसके मुताबिक जरूर फॉलो अप विजिट करें। जी जी। अगर सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत हैं, तो आप खुद सन ब्लॉक और इस किस्म की चीज़ों से मैनेज कर लें। ज़्यादा हैं तो फिर आप कितने कॉन्शियस हैं अपनी लुक्स के बारे में, हाँ। उसके मुताबिक डिपेंड करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं समझता हूँ कि बिला वजह विजिट करने की जरूरत नहीं है। पैसे भी बचाएं, वक्त भी बचाएं और अपनी जिंदगी को जो है वो अच्छे से एंजॉय करें, आसान करें अपनी जिंदगी को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई स्किन इश्यूज नहीं होता, लेकिन स्किन केयर का आजकल क्योंकि ज्यादा ट्रेंड है, तो घरों में भी हम बहुत ज्यादा जो है ना होममेड टोनर्स बना के रख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक तो रोज वाटर तो सदियों से चला आ रहा है, वो तो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन साथ ही साथ हम डिफरेंट तरह के और भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कभी हम जो है वो पुदीने की पत्तियों को बॉयल करके उनका टोनर बना के खवातीन रख लेती हैं, डिफरेंट तरह के। तो इस तरह के जो टोनर्स होते हैं घर में खुद साख्ता बनाने, क्या स्किन के लिए बेहतर होते हैं? देखिए, ये तो सिर्फ आप यूज़ करके ही बता सकते हैं, लेकिन कुछ ज़रूर मोहतात रहें, क्योंकि बहुत से लोग, मिसाल के तौर पे बहुत से लोग लेमन को क्लिंजर के तौर पे यूज़ करते हैं डायरेक्टली फेस पे। बहुत से लोग में चले एक आध दफ़ा यूज़ किया तो शायद यूजफुल भी हो जाए, लेकिन ज़्यादा यूज़ करने से ये आपकी स्किन पे रिएक्शन भी करता है और प्रॉब्लम भी कॉज कर सकता है। तो इस हवाले से, इन टोटकों के हवाले से बस जरा मोहतात रह के यूज़ करके देखें। अगर आपको बेनिफिट देते हैं तो ज़रूर इस्तेमाल कर लें। और अगर बेहतर तो यही है कि लगाने से बेहतर कि आप खाएं, ताकि आप अंदर से जो है हसीन हो के आपके चेहरे पे इसके असरात नमूदार हो। तो ये बड़ी सारी चीजें हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो बड़े सारी तरह के ट्रेंड्स जो है वो रुझान पकड़ते हैं। अच्छा, सन ब्लॉक के हवाले से आपने क्योंकि ज्यादा जिक्र किया कि उसका इस्तेमाल जरूर करें, बच्चों को भी उसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है? देखिए, आइडियली अगर आप बचपन से सन ब्लॉक रेगुलरली यूज करना शुरू करें तो लेटर ऑन इन लाइफ, ओल्ड एज में, ये आपकी जिल्द पे एजिंग के असरात जल्दी नमूदार नहीं होंगे। अच्छा। लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन होगी। हाँ, तो आपके चेहरे पे झुर्रियां और फोल्ड्स ये जल्दी नुमायां नहीं होंगे। तो प्रॉपर इस्तेमाल तो यही है कि आप बचपन से यूज करना, रेगुलरली यूज करना शुरू करें और लॉन्ग टर्म यूज करें, तो तभी इनका लेटर ऑन इन लाइफ इनका बेनिफिट जो है वो है रहेगा। और अगर कम से कम एज में बच्चे को करवाएं तो कितनी एज के बच्चे से स्टार्ट कर सकते हैं? बच्चों का तो स्कूल जाना, स्कूल एज से आप उनको बेहतर है शुरू करवा सकते हैं, कोई उसमें ऐसा इशू नहीं। मतलब उसकी स्किन को कोई लेके, क्योंकि बच्चों की स्किन थोड़ी ओवर सेंसिटिव होती है ना। एक चीज मैं और इस हवाले से बता दूं, बहुत से लोग इस हवाले से ये कहते हैं कि जी विटामिन डी हमारी स्किन में पैदा होता है और सन ब्लॉक के साथ उसकी प्रोडक्शन रुक जाती है या कम हो जाती है। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, गलत नहीं है। विटामिन डी वाकयातन सूरज की शुआओं के हमारी जिल्द पे असर से, लेकिन अगर सन एक्सपोजर एक्सेसिव है तो फिर उसके नुकसानात पे हम पहले बात कर चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एजिंग के इफेक्ट भी ज्यादा ना हो और विटामिन डी भी चाहिए, तो फिर आप सन ब्लॉक तो मुनासिब SPF का यूज करें और विटामिन डी को फिर आप अपनी खुराक में शामिल करें या उसके सप्लीमेंट्स साथ में। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने और इतनी जो है मुफ्त, और जितने देखने वाले हैं वो खाएं पिएं, अपना अच्छे से ख्याल रखें, पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें और एज पर डॉक्टर जो है इंस्ट्रक्शंस जो है अपनी स्किन का ख्याल रखें, ताकि आपको किसी भी तरह के मसाइल का सामना नहीं करना पड़े। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।